ठीक है। हाँ एक बार आता हूँ, लेट्स स्टार्ट विद दिस, फिर आता हूँ आपके क्वेश्चंस पर। लेट्स स्टार्ट विद क्वांट्स। क्वांट्स का इन जनरल आई टोल्ड यू द फर्स्ट डे कि क्वांट्स में अपने 3-4 सेक्शंस है। आप लोग आपका नेक्स्ट वीक बुक्स आ जाएगा तब मैं टेबल ऑफ कंटेंट से मार्क करा दूंगा। सो आई मेक यू मार्क एग्जैक्टली कि कौन सा पोर्शन किससे है। बाकी इफ यू सी योर टेक्स्ट बुक्स यू विल फाइंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रोबेबिलिटी, बेसिक स्टैट्स, बेसियन, हाइपोथेसिस एंड ऑल तक। हाइपोथेसिस वाला जो चैप्टर तक है दैट इज वन सेक्शन। सो देयर आर द फर्स्ट 4-5 चैप्टर्स अप टू हाइपोथेसिस दिस सेक्शन। उसके बाद एक 3 चैप्टर का सेक्शन होगा जहां पे आप रिग्रेशन सीखेंगे। उसके अलावा बैलेंस चैप्टर्स एंड ईडब्ल्यूएमए गार्ड। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सेक्शन फर्स्ट। हाइपोथेसिस तक का जो फर्स्ट 4-5 चैप्टर्स है वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग दैट। आप लोग को अगर कोई भी तरीके से फिक्स्ड इनकम है जो आएगा आपका बुक थ्री में या डेरिवेटिव्स है, वट एवर यू विल बी स्टडिंग विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस, विल बी स्टडिंग लॉट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जब पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मनी इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व। when money is going to be involved, time value of money becomes very important. The first thing that we understand is time value of money in your quants का section. तो quants में सबसे important, सबसे पहला चीज that we start off with is time value of money. इस चीज को conceptually बहुत strong रखिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, because इसका application is going to be there in your other subject. So you need to be very thorough and very comfortable with the time value of money वाला part. सिंपल सा चीज है, सिंपल लॉजिक से स्टार्ट करते हैं। When you talk about the amount of money 0, 1, 2, 3, 4, so this is a timeline. Time 0 is time 0, time today, आज का दिन, present value, अभी, that is time 0. Time 4 is the end of 4 year. So time 0, 1, 2, 3, 4 is how you present your time. Say for example, I tell you कि आज आप 100 रुपए अगर बैंक में डाल रहे हो and आपका rate of interest is 10%. So 100 becomes 1.1 times 110 over here. It gets again compounded 121, 1.1 times, 1.1 time and 1.1 time. Basically 100 इन्वेस्ट किए, 110 मिला मेरे को। अब मैं 10 रुपए घर पे नहीं लेके जाऊंगा, अपने पॉकेट में नहीं रखूंगा। I will reinvest that 110. I will get again 10% on the whole 110. Simple interest was a very basic and a bad way of studying जो हम लोग क्लास स्कूल में करते थे। एंड स्कूल में भी हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट सिखा दिया जाता था। तो सिंपल इंटरेस्ट के बाद वी स्टार्ट ऑफ विद द कंपाउंड इंटरेस्ट वाला पार्ट। सिंपल इंटरेस्ट अज्यूम करता था कि इसी 100 के ऊपर यू आर गोइंग टू अर्न दी इंटरेस्ट ओवर हियर। सिंपल इंटरेस्ट अज्यूम करता था कि जो इंटरेस्ट आपको मिलता है यू डू नॉट री इन्वेस्ट इट, यू कीप इट इन योर पॉकेट, यू स्पेंड इट, बिकॉज देन ओनली योर प्रिंसिपल अमाउंट इज कांस्टेंट. But when you are talking about compound interest, we assume that the interest, that the amount, the interest is going to be reinvested. So 100 becomes 110 with a 10% interest. वो 110 को वापस reinvest करेंगे. That becomes 120, 121 because 110 का 10%. So this amount becomes 1.1 times. This amount, इसका जो amount है, that becomes another 1.1 times. Then again a 1.1 times. So 100 over here becomes 100 into 1.1 to the power 4. That is 146.41. 100 will become 100 into 1.1 to the power 4. कुछ चीज़ें पास्कल्स ट्रायंगल, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आई डोंट नो आप लोग ये सब करते थे, मतलब पढ़ा है कि नहीं क्लास 9 तक में, और छोटा छोटा चीज़ होता है. सो बेसिकली दिस यूज्ड टू बी 100, 121, 1331, 14641. That's how you get 11 का टेबल. 11 का मतलब पार, 11 पार 1 2 3 4 एंड ऑल, इस तरीके से भी होता है. एनीवे यू डोंट नीड दिस ऑब्वियसली. ठीक है. सो एनीवे, सो 100 becomes 100 into 1.1 to the power 4 in 4 years time period. That is what 100 becomes. आप 100 में इंटरेस्ट को जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पर you're compounding, you're adding the interest with the principal again and again, and it becomes 146.41. So it is compounding over here. Now let's say I'm telling you कि आज 100 रुपया, अगर आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ, आज 100 रुपये मिलेंगे या 4 साल बाद 100 रुपया मिलेगा, which one will you choose? 100 today, because that 100 you will invest and you will make a better amount in future, 146.41. अगर वही 100 रुपीज आपको 4 साल बाद मिलेगा, you would not want that. उसका आज का वैल्यू don't you think is going to be different? 100 today is as good as 146.41 after 4 years. So अगर आपको कोई दो अमाउंट को कंपेयर करना है, you will have to bring them to par. कैसे पार पे लेके आओगे? By bringing them to the same time period. That is the most important thing. अगर आपको कोई दो, अगर मेरे को 100 किलोमीटर and 5000 लीटर्स को कंपेयर करना है, I cannot do that, right? They are two separate measures. अगर मेरे को दो चीजों को कंपेयर करना है, I'll have to bring them to par.
मतलब उनका कंपैरिजन हैज टू बी इन सेम यूनिट्स। वैसे ही अगर आपको कोई भी दो मॉनेटरी अमाउंट को अगर कंपेयर करना है, यू विल हैव टू ब्रिंग इट टू द सेम टाइम पीरियड, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक अ कंपैरिजन। आज का 100 रुपया, मतलब आज अगर 100 रुपीज है एंड 5 years बाद इफ आई टेल यू आई गिव यू 150, यू कैन नॉट कंपेयर द टू। इंटरेस्ट रेट नहीं पता, यू डोंट नो विच वन वुड बी यील्ड यू अ बेटर अमाउंट। सिंपल सा एक चीज बताता हूँ, आप लोग मेरे को बोलोगे कि अगर 4 साल बाद 100 है, यू विल टेल मी द वैल्यू टुडे इज गोइंग टू बी 100 डिवाइड बाय 1.1 to the power 4. That's what you're gonna tell me. This amount is going to give you 63 point something, I guess. No, I'm not that. एक बार कैलसी पास करें। So the amount 100 is going to be how much today? So 100 divided by 1.1 to the power 4. That's going to give you 68.30. So 100 is equivalent to 68.30. ये कैसे वर्क कर रहा है आप खुद सोचो। आपको कोई बोलता है कि मैं तुमको आज कुछ नहीं दूंगा, मैं तुमको 4 साल बाद 100 रुपीज दूंगा। So basically 0 today and at the end of 4 years 100. How can I say it is equivalent to 68.3? Try to understand the logic. देखिएगा formulas आपका है, कुछ होगा that you'll have to learn, but most of the formulas we'll try to explain and understand and derive. I'm not saying you have to derive in the exam, but what will happen is कि आप exam में confuse नहीं होंगे। आपको अगर प्रॉब्लम हुआ कि न्यूमरेटर में था कि डिनोमिनेटर में, ये प्लस था कि माइनस था, वो अंडरस्टैंडिंग से आप एक्यूरेट कर पाएंगे उसको। So try to understand the idea because questions will be analytical. There are a good number of non-numerical questions exam में। ऐसा नहीं कि सारा का सारा नंबर क्वेश्चन दे देगा, तो नॉन न्यूमेरिकल भी रहेगा लेकिन पूरा का पूरा एनालिटिकल रहेगा। You'll have to understand, comprehend and then answer. So make sure you're doing that. और अंडरस्टैंडिंग में कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। तो ये तो आपने फॉर्मूला से कर दिया कि 100 by 1.1 to the power 4 है, बट व्हाट इज द आइडिया? सपोज आज कोई मेरे को 100 रुपीज 4th ईयर पे दे रहा है, व्हाट आई विल डू इज आई विल बोरो फ्रॉम द बैंक 68.30 टुडे। मेरे को फ्यूचर में बैंक को कितना देना पड़ेगा? 100। मैं बैंक को, इससे मेरे को 100 मिला, मैं वही बैंक को अगर 100 दे दूंगा, व्हाट हैपेंस? 0। So don't you see that 100 at time 4 is as good as 68.3 today? You can borrow 68.3 and वो जो 100 4 साल बाद मिलेगा, आप उससे लेकर के बैंक को वापस कर दोगे। So you can convert a 100 rupee का cash flow at time 4 into a 68.3 का cash flow today. That is why 100 after 4 years is as good as or is equivalent to 68.3 today. So if I have to compare two amounts of money, कि एक जन मेरे को बोलता है मैं तुमको 4 साल बाद 100 रुपए दूंगा, दूसरा मेरे को बोलता है I'll give you let's say 80 rupees after 2 years. So which one do I take? Find out the PV of this, find out the present value of this, and then compare. You cannot compare a 80 at time 2 and a 100 at time 4. You have to या तो इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके जाओ, या दोनों को इधर लेके आओ। We'll come to all those things later. So we are assuming that interest rate for every single time period is constant. आप बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता रहेगा, बट आज का 2 साल का रेट, आज का 4 साल का रेट हम लोग एक बार सेम मान के चलें, वो हम लोग फिक्स इनकम बॉन्ड वगैरह में करेंगे। सो यस, इंटरेस्ट रेट फॉर अ 2 year एंड अ 4 year पीरियड लॉजिकली इज गोइंग टू बी डिफरेंट। इट हैज टू बी डिफरेंट। आप एफडी कराओगे 2 साल का और 10 साल का, आपका अलग अलग रेट पे एफडी होगा, सेम रेट पे एफडी नहीं होगा। राइट, वी डू दैट इन स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट एंड द फिक्स इनकम पोर्शन। But you understand the idea कि 100 rupees at the end of 4 years is as good as 68.3 rupees today. तो वो कैसे आया? Now आप जब अमाउंट को यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, तो आप इंटरेस्ट को ऐड कर रहे हो। You are compounding the principal with the interest and getting the amount. When you are bringing the amount from here to here, you are removing the interest for a part. You are discounting the cash flow. Cash flows दो तरीके का होगा, इनफ्लोज या आउटफ्लो। अगर आप आज बैंक में पैसा डालते हैं, इट्स एन आउटफ्लो। You will get the investment back in future. That will be an inflow. And अगर आप आज say for example बैंक से उधार ले रहे हैं, that is an inflow today to you and will be an outflow in future when you will pay the amount back. जो आपके लिए inflow outflow है, exactly opposite will be for the bank. Right? So basic idea यही है कि आप आज पैसा डाल रहे हो, तो after 4 years how is it turning out to be? Right? This part is okay. उसके बाद if we see 100 rupees today is going to become, let's say इसको छोड़ दें, let's come to the interest part. अच्छा, 100 rupees यहाँ पर अगर 146.41 बन रहा था, this is the present value, this is the future value. आज का वैल्यू टाइम 0 पे जो वैल्यू है उसको प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे, जो मैच्योरिटी पे आपका वैल्यू होगा उसको फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे। सिंपल, प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू टुडे, फ्यूचर वैल्यू इज द वैल्यू इन फ्यूचर।
बोलो फाइन टिल हियर। उसके बाद इधर कंपाउंडिंग हुआ, इधर लेके आएंगे तो डिस्काउंटिंग हुआ। आप लोग का एक सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला किए थे आप लोग, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। क्लास 8 या 9 का फॉर्मूला है, राइट? वी हैव डन दिस फॉर्मूला। इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से लिख दूंगा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। एक ही बात है, there's nothing difficult about it. So future value is equal to present value into 1 plus r to the power n. Or I can write present value is equal to future value divided by 1 plus r to the power n. यहाँ कंपाउंड कर रहे हो, यहाँ पर डिस्काउंट कर रहे हो। So when you are moving from time 0 over here, it is your compounding. And जब आप इधर से इधर मूव करोगे तो ये आपका डिस्काउंटिंग हो जाएगा, राइट? बोलो ठीक है? तो इट्स ओके टू स्पीक। वो रिकॉर्डिंग में है बीच में, ठीक है? सो दिस इज योर अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल सा चीज है। अच्छा, यू हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स ओवर हियर। लेट्स स्टार्ट विद, से फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं कि टाइम 0 है एंड टाइम 1 ईयर है, ठीक है? यहां पर आई टेल यू दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम compounded annually। रिमोट नहीं आपके पास एसी का? हाँ कर लीजिए। So say for example I tell you the amount is 12% per annum compounded annually। इसका मतलब ये है कि 1 rupee will become 1.12 over here। अच्छा, एक हम लोग का आदत रहता है कि जनरली हम लोग ना 100 का वैल्यू से काम करते हैं, 100 लेट द कॉस्ट प्राइस भी 100, सेल प्राइस भी 100। अभी वो 100 वाला चीज को छोड़ दीजिए, 1 पे आ जाइए। We'll always start with a 1 rupee or a $1। It will always help you, calculations will become much more easier, ठीक है? तो अब से ना अपने 1 वाला चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें, डोंट ट्राई टू टेक वैल्यूज एज 100 बट ट्राई टू वर्क विद वैल्यूज एज 1 rupee या $1 से स्टार्ट करने का कोशिश करिएगा। So 1 becomes 1.12 in a year when you are 12% per annum compounded annually। That is, आपको 1 रुपया डालेंगे तो बैंक आपको डायरेक्टली 1 साल बाद पैसे निकाल के देगा। सपोज करिए मैं आपको बोलता हूं कि नो, इट इज गोइंग टू बी कंपाउंडेड सेमी एनुअली। In that situation, I will say 1 becomes 1.06 over here, semi-annual basis पे इंटरेस्ट मिल रहा है। आप यही 6 को वापस री इन्वेस्ट करेंगे एंड आपको इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा एंड यू विल एंड अप गेटिंग हाउ मच? 1.06 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1.1236। So effectively, you're earning a 12.36% rate. The rate is 12% per annum compounded semi-annually. But effectively आप पूरे 1 साल में कितना कमा रहे हैं? 12.36%। बोलिए फाइन। उसके बाद आई टेल यू इट इज गोइंग टू बी क्वार्टरली कंपाउंडेड। तो आप क्या करेंगे? आपका 1 becomes 1.03, 1.03 square, 1.03 cube and 1.03 to the power 4। 1.03, 1.03 square, 1.03 cube, 1.03 to the power 4। That is going to be equal to 1.1255। इफेक्टिवली आप 12.55% कमा रहे हैं बिकॉज आपको 3 पैसा मिला, आप उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाए, फिर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट कमाए एंड इट्स गेटिंग कंपाउंडेड। ये फॉर्मूला कैसे आया आपका? ये फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा था, 1 प्लस r बाई n होल टू द पावर n। 12% को डिवाइड बाई 2 किए बिकॉज कंपाउंडिंग इज ट्वाइस, 12% को डिवाइड बाई 4 किए बिकॉज कंपाउंडिंग इज 4 टाइम्स अ ईयर एंड टू द पावर 4। और यही अगर 10 साल के लिए होता तो इंटू 10 कर देते यहाँ पे, दैट इज इंटू n। दिस फॉर्मूला आल्सो यू डन इन क्लास 9-10। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह में ये भी किए थे कि क्वार्टरली कंपाउंडिंग होगा और ये सब होगा तब। बोलिए यहाँ तक फाइन है? इट्स वेरी सिंपल। सो 1 प्लस r बाई n होल बार n इंटू n। नाउ व्हाट वी विल डू इज फॉर आवर करिकुलम एंड FRM के लिए अपने पास जो कैलकुलेटर दिया है उसके लिए भी हम लोग हमेशा ना अब ये r बाई m, m बाई n का लॉजिक इतना नहीं यूज करते। व्हाट वी से इज पर एनम क्या चाहिए? हम लोग बात करते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी रेट पर इंटरवल, रेट पर पीरियड एंड दिस इज द नंबर ऑफ इंटरवल्स और नंबर ऑफ पीरियड। सो से फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू क्वार्टरली रेट फॉर 5 इयर्स, 1 साल में 4 क्वार्टर होता है, 5 साल में टोटल कितने क्वार्टर? 20।
तो पावर में 20 आना चाहिए। नंबर ऑफ इंटरवल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इंटरवल पर क्वार्टर रेट क्या है, 12/4 3%। सो द इंटरेस्ट पार्ट शुड बी 3%। सो वी गेट इनटू कि 1 + r/m होल टू पावर m into n को अपने बेसिकली क्या बोलते हैं ना कि रेट पर पीरियड देखो एंड नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ टाइम इंटरवल देखो। तो इंटरेस्ट रेट पर टाइम इंटरवल and the number of times it's going to get compounded is the number of periods or the number of time intervals. We'll stick to that. So we try to use that logic. One very important part, especially FRM के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, because CFA curriculum में क्या होता है ना, अगर कुछ नहीं दिया हुआ रहता है तो अपने इसी तरीके से करते हैं। I'll just teach you and then I'll come to that. अब एक बात सोचो, suppose Facebook type का company, that is the example I was discussing in the last class. Facebook जैसा कंपनी है, आप एक बात बताओ, क्या वो आपको रिटर्न क्वार्टरली देता है, मंथली देता है, एनुअली देता है, कैसे देता है? फेसबुक भी तो इक्विटी शेयर है उसका, इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने फेसबुक के शेयर में। सो फेसबुक इज गोना गिव यू रिटर्न्स ऑन एन एनुअल बेसिस, सेमी एनुअल बेसिस, व्हाट वे? इट इज गोइंग टू गिव यू ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। आज फेसबुक जो है उसको तो आप कभी भी बेच सकते हैं शेयर को। वो फेसबुक इज गोइंग टू रन 24/7, हर कंट्री में रन कर रहा है। कोई एडवर्टाइजमेंट के लिए फेसबुक को पे कर रहे हैं तो उसके कैश फ्लोज वगैरह चेंज हो रहे हैं, तो उसका वैल्यूएशन तो बहुत ही कंटिन्यूअस बेसिस पे चेंज हो रहा है, राइट? इट्स नॉट दैट इट्स गोइंग टू गिव यू रिटर्न ऑन अ मंथली बेसिस, आवर्ली बेसिस। Every second stock का price is changing in the stock market, right? So what if I want to convert this into a continuous, मतलब ये क्वार्टरली की जगह अगर मेरे को इसको डेली करता तो 1 + 0.12/365 होल टू पावर 365 करता, बट अब मैं बोलता हूँ मेरे को कंटिन्यूअसली चाहिए। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 1 + r/m होल टू द पावर m में आई वांट द वैल्यू इफ m टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर कंटिन्यूअस बेसिस पे अगर ये शेयर पैसे कमाता है, अर्निंग ऑन अ वेरी कंटिन्यूअस बेसिस ऑन दिस थिंग, सो कंपाउंडिंग इज इनफाइनाइट टाइम्स ऑन एन इनफाइनाइट बेसिस। तब आप बताओ कि आपको 1 रुपया कितना कमा के देगा? दैट वैल्यू व्हेन m टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस फ्रैक्शन दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू टेंड्स टुवर्ड्स e टू द पावर r। If m is going to be infinite, मतलब n को infinite बिठा देंगे अगर इसमें, तो this value is going to become e to the power r। जैसे आपका पाई होता है ना 3.142, पाई एक स्टैटिक नंबर है, वैसे ही आपका एक नेचुरल नंबर होता है, दैट इज e। e is the natural number जिसका वैल्यू इज 2.718। You don't need to know the value, don't need to remember the value. So e is a natural number। e to the power r में अगर मैं e to the power 0.12 करता हूँ तो उसका आंसर आएगा 1.1275। मैं बता दूंगा कैलकुलेटर में कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो यू विल गेट द वैल्यू एज e to the power 0.12। इफ यू डू, द आंसर इज गोइंग टू बी 1.1275। सो यू डू अ 2.718 होल टू द पावर 0.12, 12% रेट है ना, तो 0.12 e to the power 0.12 अगर करेंगे आप तो आपका आंसर निकल के आएगा 1.1275। सो बेसिकली अगर मैं एनुअली कंपाउंड करता हूँ तो इट बिकम्स 1.12। If I compound on a semi-annual basis, it becomes 1.1236. If I compound on a quarterly basis, it becomes 1.1255. If I continuously compound it, उससे ज़्यादा compounding हो नहीं सकता, infinite से ज़्यादा, उस समय the value becomes e to the power 0.12, that is 1.1275. Calculator में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर, तो once you have your calculators next class, I'll teach you exactly everything. But इसमें जैसे scientific calculator में क्या होता था, जो चीज बटन के ऊपर है ऑन द बटन है वो तो नॉर्मली यूज हो जाएगा, जो अबव द बटन लिखा हुआ है उसके लिए यूज टू यूज अ शिफ्ट की। बटन के ऑन द बटन है वो तो ऐसे ही हो जाएगा, बटन के अबव में जो लिखा हुआ है येलो कलर में, डिफरेंट कलर अबव द बटन नॉट ऑन द बटन, उसके लिए यू वुड बी यूजिंग व्हाट, यू विल बी यूजिंग द शिफ्ट की। यहाँ पे वही शिफ्ट की का काम होगा सेकेंड एंट्री, तो सेकेंड से आप ऊपर वाला जो अबव बटन लिखा हुआ ना फंक्शन उसको यूज कर पाओगे। तो यहाँ पर ln के ऊपर में e to the power x लिखा हुआ है। So when you do a, say I type 0.12 and I do a second ln, तो e to the power 0.12 का आंसर देगी। अपने कैलकुलेटर और डिटेल में यूज करना सीखेंगे टुडे इटसेल्फ, so we'll be doing that. So e to the power 0.12 is going to give you 1.1275. So सबसे ज्यादा कंपाउंडिंग कितना पॉसिबल है, इनफाइनाइट, एंड उसमें जो आपका आंसर निकल के आएगा दैट इज 1.1275. So effectively you're going to be earning how much, 12.75% return. FRM में रिस्क मैनेजमेंट के केस में इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस यू विल बी यूजिंग कंटिन्यूअस रिटर्न अनलेस अदरवाइज मेंशन। बॉन्ड्स वगैरह कुछ कुछ जगह आएगा, क्योंकि बॉन्ड्स तो आपका देखिए सेमी एनुअल बेसिस पे रिटर्न देता है, तो कुछ कुछ जगह मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पर यू हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ रिटर्न, बट इफ नथिंग इज मेंशन इन FRM इन मोस्ट प्लेसेस हम लोग कंटिन्यूअस रेट यूज करते हैं।
CFA का एग्जाम जब हम लोग देते हैं तो उसमें अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप कंटिन्यूस यूज नहीं करते हो, बट फॉर रिस्क मैनेजमेंट पर्पस we use the continuous return unless otherwise mentioned. So you have to be very comfortable with this part. आप ले लीजिए, अगर आपने कॉपी नहीं किया तो ये वाला पार्ट, you can just take this down, this example. %12 रेट है ना, that's 0.12. 13.5% रेट होता तो 0.135. 12% per annum, ये फॉर एक साल का है. So 1 becomes 1.1275 in the whole year. Okay, so if you want to know कि अगर ₹1 एक साल में इतना बन रहा है, तो if I continuously compound, what is the value at let's say half a year? That will be 1.1275 या e to the power 0.12 हुआ एक साल में, तो 6 महीने में कितना होगा? To the power 6/12. I'll come to these, मैं डिटेल में जाऊंगा, like I'm just giving you a brief idea. वैसे a to the power x whole to the power y is equal to a to the power x into y. ये सबसे बड़ा फायदा है e to the power r यूज करने का, बिकॉज आपको पावर में कुछ नहीं करना पड़ता. 12% एक साल का हुआ तो e to the power 0.12 हुआ, 6 महीने का कितना होगा? whole to the power 6/12. It is as good as 6/12. तो अगर 12% कंटिन्यूस कंपाउंडिंग एक साल का हो रहा है तो 6 महीने का 6%, 3 महीने का 3%, 1 क्वार्टर का 2 महीने का 2%. तो अरिथमेटिक मतलब वो वैसे कर सकते हैं आप, प्रोराटा कर सकते हो उसको. तो इट बिकम्स वेरी इजी व्हेन यू आर वर्किंग विद कंपाउंडिंग, बिकॉज अगर वही चीज मैं इस तरीके का करता ना, 1 becomes 1.12, तो 6 मंथ्स में कितना होता है? टू द पावर हाफ. 1.12 टू द पावर हाफ करना पड़ता, उससे रेट निकल जाता. वी विल डू दोज कैलकुलेशन, वी विल गेट इनटू दोज डिटेल्स, बट दिस इज द कंटिन्यूअसली कंपाउंडेड रिटर्न. सो 12% इज द कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग रेट, कि 12% पे आप कंटिन्यूअसली कंपाउंड करोगे. And what will your value turn out to be? 1 becomes 1.1275. So e to the power r is what is going to give you the answer. Agar r is the continuously compounded return. FRM में in most places we are going to be using the continuously compounded rate. In most places in FRM we will be using the continuously compounded rate. ठीक है यहाँ तक? Okay. अच्छा, एक और चीज you can make a note over here कि जितना ज्यादा आपका कंपाउंडिंग होगा या जितना आपका इंटरेस्ट रेट हाई होगा, आप बताइए प्रेजेंट वैल्यू उतना ज्यादा होगा कि कम होगा, फ्यूचर वैल्यू उतना ज्यादा होगा कि कम होगा? Higher the future value, lower the present value, the more number of compounding and the more the higher the interest rate. जितना इंटरेस्ट रेट हाई होगा उतना ज्यादा कंपाउंडिंग जितना आप करेंगे उतना आपका प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू ज्यादा होगा. द वैल्यू इन फ्यूचर विल बी हायर एंड द प्रेजेंट वैल्यू इज लोअर. सो टाइम 0 1 2 3 4 जो था वो टाइम लाइन था. यहाँ से यहाँ वैल्यू लेके जाएंगे कंपाउंडिंग, फ्यूचर से अभी लेके आएंगे डिस्काउंटिंग. टुडेज वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर का वैल्यू फ्यूचर वैल्यू. एक और चीज खाली आप लोग ये लिख के रखिएगा, टाइम 0 1 2 3 सपोज है, टाइम 2 जो होगा दैट इज एंड ऑफ सेकेंड ईयर. दिस सेम टाइम पीरियड इज बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, करेक्ट, एंड दिस टाइम पीरियड इज सेकेंड ईयर. ठीक है. नाउ कंफ्यूजन क्या होता है ना, आपको कोई बोलेगा बिगिनिंग ऑफ फोर्थ ईयर दैट इज दिस टाइम, एंड ऑफ फोर्थ ईयर विल बी टाइम 4, एंड फोर्थ ईयर इज 3 और 4 के बीच का. तो ये सब चीज में अगर कोई बोलेगा कि एन्युइटी आपका पेमेंट विल स्टार्ट एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर,
आपका कंफ्यूजन होता है कि 4 है कि 5 है, बिगिनिंग ऑफ 5th ईयर मतलब टाइम 4, सो बी वेरी श्योर अबाउट इट, दिस इज द टाइम लाइन। दूसरा चीज सेकेंड ईयर कौन सा हुआ, दिस इज द टाइम। आपको अगर कंफ्यूजन होता है आप जीरो से देखो, जीरो इज द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर ना, पहला साल, जीरो ईयर तो कुछ होता नहीं है, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड दिस इज द फर्स्ट ईयर, राइट। सो उसके हिसाब से यू कैन ऑलवेज अंडरस्टैंड द रेस्ट ऑफ इट। तो ये सब में कंफ्यूजन होता है। लास्ट बैच में ही बोल रहा था, एक सिंपल सा तरीका बोलता हूँ, प्लीज करिएगा। चारों बुक में ना एक एक मिडिल शीट डाल दीजिएगा, यू विल गेट योर फॉर्मूला शीट्स एंड ऑल दैट, दैट इज फाइन, बट व्हाट यू डू इज यू पुट अ कपल ऑफ मिडिल शीट्स इन ऑल द 4 बुक्स दैट यू रिसीव। आपका जो भी, जैसे एक ये मिस्टेक हुआ, आप जो जो मिस्टेक करते हैं ना उसको प्लीज अपना वो शीट में नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज एग्जाम के टाइम में यू विल हैव टू रिवाइज ऑल द 4 सब्जेक्ट्स टुगेदर इन 2-3 डेज। एक हफ्ता में रिवाइज करोगे, फिर एक बार 2 दिन में एक रफ रिविजन करोगे, तो इट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर रिवाइजिंग इट द कंटेंट वेरी प्रॉपर्ली, दैट इज वन। एंड दूसरा क्या होता है ना, वी टेंड टू मेक द सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। कुछ कुछ होता है अपने को पता है कि हाँ ये सिली मिस्टेक का एरियाज है, सो इफ यू कॉन्शियसली रीड दोज मिस्टेक्स बिफोर द एग्जाम यू विल नॉट मेक इट इन द एग्जाम। तो मिस्टेक्स का एक शीट, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू सिट डाउन एंड राइट द मिस्टेक, बट अगर बुक्स में मिडिल शीट डाला हुआ रहेगा, जब वो कोई गलती एनकाउंटर करोगे, यार ये गलती बार बार कर रहे हैं, उसको वहाँ नोट करके रख लीजिए, it will help you during the exams and all, so try to do that, right? So this is your end of second year, beginning of third year, and this is the second year, this is fine, and this is the timeline. Questions में आप लोगों को जो question paper मिलेगा, वो question paper you cannot take it outside the exam hall. आपका जो भी rough work होगा ना, आप question paper के ऊपर में ही करेंगे, तो question paper में there is ample space to make all the kind of your scribbling and your rough work and all. Timeline बना के sum करिएगा। आप लोग स्वॉप्स पढ़ेंगे, डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे, आगे और भी काफी सारा चीज पढ़ेंगे, तो वहां पर व्हाट विल हैपन ना, यू विल मेक अ टाइमलाइन एंड यू विल सी द कैश फ्लोज ओवर देयर एंड देन यू नीड टू डिस्काउंट एंड कैलकुलेट द वैल्यूज, सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक द टाइमलाइन करेक्टली। यहाँ का कैश फ्लो को यहाँ टानना एंड यहाँ का कैश फ्लो को यहाँ टानने में आंसर अलग अलग आएगा, यू अंडरस्टैंड दैट मनी हैज गॉट टाइम वैल्यू, सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कोई भी वैल्यूएशन, कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट का वैल्यूएशन यू विल नॉट बी एबल टू डू विदाउट, बिकॉज यू नीड टू नो, मतलब कैश फ्लोज को डिस्काउंट तो करना पड़ेगा ना, तो कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट होगा उसमें कैश फ्लोज तो आएगा ही, एंड उसका डिस्काउंटिंग आपको करना ही पड़ेगा, सो यू कैन नॉट गेट अवे विद दैट। बोलिए फाइन चल गया। जो ईद बार आर वाला था हम लोग और उसको डिटेल में करेंगे आगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, वी आर नॉट डन विद दैट। कि सेकंड ईयर हुआ, थर्ड ईयर हुआ, 6 महीना हुआ, तो हाउ डू यू वैल्यू दैट। उसके बाद योर इंटरेस्ट रेट को अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलिए, डिस्काउंटिंग रेट बोलिए, बहुत तरीके से बोलते हैं उसको। अलग अलग रेट का ना अलग अलग नाम बाद में करेंगे, आई थिंक थोड़ा गर्मी होगा प्लीज। ठीक है, सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग इज कि आप इंटरेस्ट रेट को डिस्काउंटिंग रेट भी बोल सकते हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हो। नाउ से व्हाट हैपेंस इज, सपोज करिए आज मैं ये ऑफिस को लेट आउट करता हूँ, so if someone else is using this office for a month, he will be paying me rent, say for example 30,000 rupees, suppose, so that is the use of this office. ऑफिस आज मैं अगर ये ऑफिस को अगर रेंट पे नहीं देता हूँ, अपना खुद का बिजनेस के लिए वर्क कर रहा हूँ, अगर यूज कर रहा हूँ, डोंट यू थिंक दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर मी, because I could have earned that 30,000 had I given it out on rent to someone else. Similarly for money, अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूँ लगाने के लिए कि आप मेरा पैसा लो, आप उससे बिजनेस करो, डोंट यू थिंक अगर मैं वो पैसा बैंक में लगाता तो मेरे को 10% इंटरेस्ट आता, so that 10% becomes an opportunity cost for me, because if I give you the money you are not going to be giving me that 10%, or if I give you the money I'm not going to earn that 10% from the bank. So the opportunity cost is 10%. So don't you think I'll ask from you कि at least 10% कमा के दो तुम, क्योंकि मेरे को बैंक में 10% मिल जाता, तो मुझसे तो ज्यादा कमा के दो मेरे को, otherwise it makes no sense investing in you. You understand it? So money, so अपना जो डिस्काउंटिंग रेट होता है, we also call it a discounting rate or an interest rate, because वही कैश फ्लो को जो रेट से डिस्काउंट करेंगे, that is why we call it a discounting rate. You call it interest rate, you call it required rate कि I need a 12% return. I don't use it, स्टूडेंट लोग भी करते रहते हैं, मेरे को पता, अब हो जाएगा। ठीक है,
सो अपने उसी इंटरेस्ट रेट को डिस्काउंट रेट, इंटरेस्ट रेट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बहुत सारा नाम से बोल सकते हैं. हाँ, इन फ्यूचर वंस यू स्टार्ट विद द थर्ड बुक विद अ फिक्स्ड इनकम वाला पोर्शन थर्ड एंड फोर्थ में, तो आपको समझ में आएगा बहुत सारा रेट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट नाम है, तो अलग अलग रेट का डिफरेंसेस भी समझेंगे. बट इन जनरल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिस्काउंट रेट, वी डोंट कॉल इट इंटरेस्ट रेट. अभी इंटरेस्ट रेट का ना मीनिंग थोड़ा अलग हो जाएगा. सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग फिक्स्ड इनकम यू विल अंडरस्टैंड कि अलग अलग रेट का अलग अलग मीनिंग होता है. बिकॉज अपने लोग का क्या होता है ना, इंडियन एग्जाम्स के हिसाब से अपने लोग को डिवेंचर पे अगर 10% देता है, अपने क्या बोलते हैं, दैट इज द इंटरेस्ट रेट. दैट इज नॉट द इंटरेस्ट रेट, उसको कूपन रेट बोलते हैं. एंड जो मार्केट में रेट चल रहा था उसको इंटरेस्ट रेट बोलते हैं. So there is a reason why it is known as coupon rate. We'll discuss that also once we get to the fixed income part. But in general you understand कि आप जो cash flow को जिस rate से discount करते, that is the discounting rate, opportunity cost, or whatever you call it for the time being. Now, what are the components of that discounting rate or that interest rate? ये वाला copy करना होगा. लास्ट वाला मैच्योरिटी रिस्क है. Real risk free rate. Sorry, I forgot that. Maturity risk, default risk, liquidity risk and maturity risk. ठीक है. Okay, so now आज say for example अपना इन्फ्लेशन रेट अगर 5% है सपोज, ठीक है. अभी अगर मैं बैंक में 100 रुपीज डिपॉजिट किया एंड बैंक गिव्स मी अ 4% रिटर्न, 100 will become 104 if the bank gives me a 4% return. अब सपोज एक एप्पल 100 रुपीज का था, आई कैन बाई वन एप्पल टुडे फॉर 100 रुपीज. अगर मैं बैंक में पैसे डाल दूंगा तो बैंक इज गोना गिव मी 104. अब वही एप्पल का कॉस्ट इज गोइंग टू बिकम 105 बिकॉज इन्फ्लेशन इज 5%. इन्फ्लेशन 5% है, 100 का आज का एप्पल बिकम्स 105 इन फ्यूचर. ठीक है. अभी बैंक मेरे को अगर 100 का 104 देगा, विल यू इन्वेस्ट इन द बैंक? नो, बिकॉज मेरा परचेजिंग पावर खत्म हो जा रहा है. आज मैं एक एप्पल खरीद सकता हूँ बट इन फ्यूचर आई विल बी एबल टू बाय लेस एप्पल because one apple is going to cost me 105 rupees and I have only 104 rupees. तो मैं एक
से कम इन्फ्लेशन जितना रिटर्न कमा के देना पड़ेगा, otherwise I'm not interested in investing in the bank, right? So in that situation there needs to be a compensation for the loss of purchasing power because of the inflation. So the bank needs to give me at least a 5% return. Let's say the amount is 105. Now my next question is, if the bank is giving you 105, you pay 100 rupees, you invest 100 rupees in the bank today, and you get 105 at the end of 1 year. Will you invest in the bank or no? Will you be indifferent? I'll give you an option. You can eat an apple today, or you can eat an apple after 1 year. Which one will you choose? Right now, if I tell you कि अभी पिक्चर दिखा के लेके आता हूँ, and मैं बोल रहा हूँ कि 1 साल बाद मूवी जाएंगे, तो आप कौन सा चूज करोगे? Right now, I'll buy you a cell phone today, or you buy a phone 1 year later. Which one will you go for? अभी तो there is always a preference towards current consumption. बाद में देगा नहीं देगा क्या भरोसा, अभी enjoy करो, जब उतना ही मिलना है, तो why not enjoy right now? So don't you think, अगर आपको पापा ऑप्शन देते हैं कि you buy a cell phone today or you buy a cell phone after a year, you'll always go for buying a cell phone today. But if he gives you an option, you buy a cell phone of 10,000 today, or I will give you an iPhone after 1 year, which will you go for? Maybe an iPhone later. Matlab, in order to postpone your consumption from the current to the future period, I need to bribe you. I need to give you something extra. That is the real rate. Iska matlab, the bank has to pay you a little extra. That 2 rupees extra is your real rate of return. Real rate क्यों बोल रहे हैं? Because देखिए 100 का 107 होगा, तो 105 तो आपको वही सेम पुराना सामान खरीदने में लग जाएगा. The extra 2 rupees or $2 is what you will be using in order to buy extra stuff, goods and services. In real terms, देखिए 100 का 105 हो रहा है, तो nominal terms में, money terms में तो आपको 5 रुपया मिल गया, but real terms में तो आपको कुछ नहीं मिला. 100 का 107 होगा, तो nominal terms में, in terms of money, you're earning 7%. You're going to get 7 rupees, $7 extra. But out of that $7, $5 तो आपका उसी चीज को खरीदने में एक्स्ट्रा लग जा रहा है. So real terms में जो extra goods and services होगा, that will only be for $2, right? So that $2 is your real return, risk free. ठीक है? Now we come to the second part. Let's say I'll give you an option. You invest today in a bank. 100 will give you 107. The bank is giving you a 7% return. Or I tell you, you invest in my company. I'm starting off a company. आप मेरा company में invest करो. I will give you 7% return. Where will you invest? Bank. क्योंकि आपको पता है कि मैं तो पैसे डुबा दूंगा, but आपका पैसा, like बैंक तो नहीं डुबाएगा. You're pretty sure that the bank is not going to default. बैंक तो पैसा नहीं डुबाएगा ना, रिस्क नहीं है. अगर मैं आपको बोलता हूँ कि you invest in the bank for 7% or you invest with me for 11% or 12%, तब आप क्या सोचेंगे? हाँ, शायद I might invest in his company. Why? Because I'm taking extra risk and he's giving me extra return for that. इसका मतलब आपका जो डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट होगा, इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे अब इसको, डिस्काउंट रेट या रिक्वायर्ड रेट बोल सकते हैं इसको. Now we can call it the required rate. Your required rate for an investment, for a risky investment, will also include risk premium. कि अच्छा तुमको मैं 100 रुपए, मैं तुमको 7% में I'll not give you money. You give me extra, then I'll give you money. Why will I need extra? Because I'm taking a lot of risk because of you. So there should be a compensation for bearing risk. Suppose I tell you in another way, दूसरे तरीके से बोलता हूँ. I say for example, आपको बैंक बोलता है कि तुम मेरे को आज पैसा दो, हम तुमको 100 रुपए एक साल बाद देंगे. You give me 90 rupees. I'll give you 100 after 1 year. एक कंपनी आपको बोलता है, टाटा टी. That company tells you, I'll give you 100 rupees after a year. You give me money today. Don't you think टाटा टी 90 rupees तो उसको कोई देगा नहीं टाटा टी को? अगर 90 से जब तक कम नहीं होगा, तब तक nobody is going to buy टाटा टी का स्टॉक. बैंक बोलता है 1 साल बाद 100 रुपए दूंगा, टाटा टी भी बोल रहा है 1 साल बाद 100 रुपए दूंगा. आप बैंक में को ही पैसा दोगे, 90 rupees आप बैंक को दोगे, because bank is gonna give you 100 later. टाटा टी को you are neither giving 90 nor more than 90. 90 से कम में होगा तभी टाटा टी को पैसे दोगे ना. 90 से कम वैल्यू कैसे आएगा? You will be discounting that 100 at a higher rate for Tata Tea because it is a risky stock as compared to a bank investment. बैंक से तो ज़्यादा रिस्की होगा, तो obviously you discount at a higher rate. You discount at a higher rate, you get a lower value, right? So discount rate जो होगा, that needs to bear a compensation for risk. अब risk का obviously you will be discussing risk and risk का types in much more detail. But in general, quants का अभी आपका जो start कर रहे हैं अपने quantitative methods वाला chapter, उसमें 2-3 basic risk होता है. Default risk, liquidity risk and maturity risk. When you talk about a default risk को ना credit risk से people find it very synonymous कि default risk है, credit risk है, bankruptcy risk है. So do not get confused. Credit risk is a much broader term.
डिफॉल्ट रिस्क, क्रेडिट स्प्रेड रिस्क, बैंकरप्सी रिस्क, वो सारा का सारा ना आपका क्रेडिट रिस्क का पार्ट है. मतलब दे आर सब कैटेगरीज ऑफ द क्रेडिट रिस्क. क्रेडिट रिस्क मतलब क्या हुआ? क्रेडिट रिस्क मतलब आपने किसी को उधार दिया है, वो बंदा, यू गिवन समवन मनी ऑन क्रेडिट, ही सपोज टू पे यू द मनी, द पर्सन विल नॉट पे द मनी इज द रिस्क. पैसे लेके भाग गया, पे नहीं किया, दैट इज द रिस्क. दैट रिस्क इज नोन एज द क्रेडिट रिस्क. Now, if the person fails, defaults on his payment, he is supposed to pay principal and interest on a particular date. वो उस डेट पे वो नहीं पे करेगा, उस चीज का रिस्क को अपने डिफॉल्ट रिस्क बोलते हैं. He defaults on the payment. अब सपोज 30 जून को आपका पेमेंट ड्यू है, 30 जून को अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो वो डिफॉल्ट रिस्क हो गया. इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको पेमेंट कभी नहीं करेगा. हो सकता है ना 2 महीना 3 महीना बाद डिले करके वो पेमेंट कर रहा है बिकॉज वो कंपनी का कैश पोजीशन अच्छा नहीं है. दैट इज डिफॉल्ट रिस्क. इट इज पॉसिबल कि 1 महीने बाद उस कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया एंड उसमें से खाली आउट ऑफ 100 रुपीज दैट द कंपनी ओड यू, इट पेज यू ओनली 40 रुपीज, 60 रुपीज वो आपका लॉस. कल डिस्कस किए थे ना 40 लॉस हो जाएगा, रिकवरी रेट होता है, पूरा लॉस नहीं होता है, तो वैसा कुछ हुआ. तो इन दैट सिचुएशन दैट बिकम्स अ बैंकरप्सी रिस्क. डिफॉल्ट रिस्क नहीं हो, बैंकरप्सी रिस्क हो गया. एंड और भी है, सो इट्स ऑल काइंड ऑफ क्रेडिट रिस्क का ही पार्ट है. बट और भी टाइप्स है, क्रेडिट स्प्रेड एंड ऑल, विल डिस्कस लेटर. ठीक है. So that becomes your default risk. Liquidity risk में, now your question, if I ask you what is liquidity or what is liquidity risk, आप क्या बोलेंगे? आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? हाँ, तब नहीं रेज कर पाते. So liquidity you would say, liquidity का मतलब क्या होगा? The ability to convert something into cash. That is wrong. When you say कि the ability to convert into cash is liquidity, that is a very wrong definition. I'll tell you an example. मेरे पास 1 करोड़ का घर है, अगर मैं उसको बेचना चाहूँ 1 करोड़ में तो वो नहीं बिकेगा. If I sell it out for 80 लाख रुपीज का प्राइस टैग मैं बेचने के लिए निकालूंगा, don't you think there will be 20 people lining up to buy the flat? मतलब I can convert my flat into cash immediately. But do you think that my flat is liquid? No. I cannot convert it into cash at 1 crore. उसके fair price पे I am not able to convert it into cash immediately. मेरे पास अगर 1000 रुपए का शेयर है, आप मार्केट में 1000 रुपए का शेयर बेच दीजिए, तुरंत 1000 में ही बिक जाएगा. So shares is easily convertible into cash at its fair price. That is why shares are liquid. But when you talk about a real estate investment, you can convert it into cash. सस्ता में बेचना, डिस्काउंट में निकाले तुरंत निकलेगा. You cannot convert it into cash at its fair price immediately. So that is the liquidity का problem. So if I invest in an equity stock, maybe I will not, अगर equity मेरे को, अगर टाटा टी मेरे को 14% रिटर्न दे रहा है, I'm happy. बट अगर वही चीज मेरे को बिल्डिंग में इन्वेस्ट करना है, फ्लैट में इन्वेस्ट करना है, लास्ट फॉर 16% रिटर्न. क्यों? क्योंकि टाटा टी को तो जब मन में आए मैं बेच सकता हूँ स्टॉक में मार्केट में. व्हेनेवर देयर इज एन इमरजेंसी आई कैन रेज द फंड. बट इफ आई वांट टू रेज मे बी 20% मेरे को पैसा चाहिए, तो मैं फ्लैट का 20% तो बेच नहीं सकता. इट इज नॉट अ लिक्विड इन्वेस्टमेंट. आई माइट नॉट बी एबल टू सेल इट एट इट्स फेयर प्राइस. मजबूरी के टाइम पे मेरे को शायद कमती दाम में बेचना पड़ जाए. सो डोंट यू सी देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉट बीइंग एबल टू रियलाइज द फेयर वैल्यू व्हेन आई वांट टू. सो उसके लिए आई शुड बी गेटिंग एक्स्ट्रा रिटर्न. So that is liquidity risk. Liquidity is not ability to convert into cash. It is the ability to convert into cash at its fair price, near its fair price. Right? Maturity risk you might not understand that well right now. Fixed income करेंगे तब details में समझेंगे. But in general आप सोचिए, अगर मैं 2 साल के लिए invest कर रहा हूँ and एक 10 साल के लिए invest कर रहा हूँ. When you invest for 2 years, you're blocking your money for only 2 years. After 2 years, you can do anything with the money for the next 8 years. But when you're investing for a 10-year period, don't you think आपका investment एक बहुत ज़्यादा long term हो जा रहा है? You're blocking your money for 10 years, and it is going to impact you a lot. So don't you think 10 years का investment is more risky? Longer maturity का investment is more risky. Mathematically अगर इसको देखेंगे तो एकदम simple सा चीज़ है. आपका 100 रुपीज आफ्टर 2 years है, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 + 8 to the power 2 टुडे. और 100 रुपीज का वैल्यू अगर 10 साल बाद है, तो उसका आज का कीमत क्या होगा? to the power 10. अब इसमें रेट में अगर 1% का चेंज करोगे तो इम्पैक्ट विल बी कंपाउंडेड ट्वाइस, डिस्काउंटेड ट्वाइस. बट अगर इसमें 1% का चेंज करेंगे तो डोंट यू सी देयर इज गोइंग टू बी अ 10 टाइम्स का इफेक्ट. सो डोंट यू सी लॉन्गर टर्म मैच्योरिटी अगर होगा तो इंटरेस्ट रेट का चेंजेस इज गोइंग टू इम्पैक्ट मच मोर टू द कैश फ्लोज. अगर आप 100 रुपए का एफडी 2 साल का कर रहे हो और 100 रुपए का एफडी अगर 10 साल का कर रहे हो, तो डोंट यू थिंक इसका वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट? बिकॉज 10 बार कंपाउंडिंग हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर पार में खाली 2 है. फॉलोइंग. तो इसका मतलब लॉन्गर मैच्योरिटी होगा तो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी बढ़ गया ना.
इंटरेस्ट रेट यहाँ चेंज करेंगे तो ज्यादा चेंज होगा वैल्यू में, तो इसका मतलब अपना वैल्यूएशन ज्यादा अफेक्ट होगा अगर लॉन्गर टर्म मैच्योरिटी हुआ। इसका मतलब दैट इज योर मैच्योरिटी रिस्क। बोलिए फाइन, दैट टर्न्स आउट टू बी अ मैच्योरिटी रिस्क। सो आपका जो डिस्काउंट रेट होगा, रिक्वायर्ड रिटर्न होगा, मैं बोलता हूँ कि 7% बैंक से मिलेगा, चलेगा मेरे को। हाँ, आरबीआई का बॉन्ड होगा तो 5% में भी चलेगा। आईसीआईसीआई से 7% चार्ज करूंगा बिकॉज आरबीआई तो नोट छाप के दे सकता है आपको पैसे, बट आईसीआईसीआई कैन नॉट डू दैट, बट स्टिल relatively it is safer. I go to a Tata Tea, I need a 15%. You will go to a real estate, you will need a 17%. So based on the risk characteristics and based on all the inflation rate and the risk free rate and all, उसके basis पर you will decide कि what should be your interest rate, what should be your discounting rate, required rate. Right? This part is clear. उसके अलावा एक चीज बना के रख लीजिएगा, this is a very basic thing, risk return profile. It's always upward sloping. Higher the risk, higher the return. जितना ज्यादा रिस्की एसेट होगा उतना ज्यादा रिटर्न आप डिमांड करेंगे, राइट? हाई रिस्क हाई रिटर्न इज अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल। हाँ, ये सब ये कसिनो वसीनो में होता है आपका, दैट इज गोइंग टू बी हायर रिस्क के लिए आपको ज्यादा कम सी रिटर्न चाहिए बिकॉज यू एंजॉय हाई रिस्क। स्कूबा डाइव मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, स्काई डाइविंग एंड ऑल दैट यू डू, यू आर पेइंग टू टेक मोर रिस्क एक्चुअली, सो दैट बिकम्स एन इरैशनल इन्वेस्टर। उसको अपने रैशनल इन्वेस्टर नहीं बोलते। कोई बेवकूफ होगा जो ज्यादा रिस्क के लिए कम सी रिटर्न मांगेगा। आप रिस्क ज्यादा लोगे, आप ज्यादा प्रॉब्लम में अपना पैसा डालोगे, यू लास्ट फॉर मोर रिटर्न, सिंपल। सो दैट इज अ रैशनल इन्वेस्टर। सो वी ऑलवेज अज्यूम दैट वी आर गोइंग टू गो विद अ रैशनल इन्वेस्टर। सो हुएवर इज टेकिंग हायर रिस्क, ही नीड टू आस्क फॉर, ही विल बी डिमांडिंग हायर रिटर्न्स। इरैशनल हुआ कि कमती ज्यादा रिस्क में उसको रिटर्न कम चाहिए, ज्यादा रिस्क में उसको मजा आता है। कसिनो में आप खेल रहे हो, यू डोंट, आप अगर 1 लाख रुपया कसिनो में डालोगे तो आपका रिटर्न थोड़ी 10% 20% आएगा, पता नहीं कितना आएगा, बट यू एंजॉय द रिस्क पार्ट। स्काई डाइविंग, यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ रिस्क, व्हाई आर यू डूइंग दैट? यू आर गिविंग मनी टू टेक मोर रिस्क। सो इरैशनल इन्वेस्टर भी होते हैं, बट वी ऑलवेज गो विद द रैशनल इन्वेस्टर। वी डू नॉट डिस्कस, वी डू नॉट अज्यूम एन इरैशनल इन्वेस्टर फॉर आवर पर्पस। बोलिए, ठीक है यहाँ तक? ओके, उसके बाद जस्ट अ मोमेंट, क्या स्किप हुआ है? There is something called an additive model or a multiplicative model. The idea is additive model, multiplicative model का आइडिया बहुत सिंपल है। सपोज मेरा 4% इज योर रियल रेट एंड आपका इन्फ्लेशन रेट इज से फॉर एग्जांपल 5%। एडिटिव मॉडल बोलेगा, आप बोलेंगे कि नॉमिनल रेट कितना होगा, 4% है, 5% है, इक्वल टू 9%। आप एडिटिव मॉडल में ऐसा बोल देंगे। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल क्या बोलेगा, योर रेट शुड बी 1.04 into 1.05 is what should be 1 plus nominal rate. एक बार so this is 1.092, so आपका nominal rate will be equal to what, 9.2%. this is that's your rate. 1 plus nominal is 1 plus real plus 1 plus inflation. अब this is a better method to do than this one. Additive model से better multiplicative model होता है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि ऐसा क्या accurate ज्यादा हो रहा है यहाँ पर? That should be your question. Try to understand. 100 rupees का जो सामान था, इन्फ्लेशन के बाद वो 105 का हो रहा है, करेक्ट? आपको बैंक कितना दे रहा है? सपोज बैंक इज गिविंग यू 100 का 109। डिड यू गेट रियल टर्म्स में क्या आपका 4% का फायदा हो रहा है? नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको 109 रुपीज में जो मिल रहा है उसमें 105 में तो सेम सामान आएगा। जो एक्स्ट्रा 4 रुपया आएगा उसमें क्या आपको 100 रुपए का सामान मिलेगा कि 104 में सामान मिलेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा 100 became 109. Out of that 105 I'm spending to buy the same 1 unit of product. 4 rupees से can you buy 0.04 unit of product? No.
बिकॉज अब 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट 100 रुपीज ना, इन्फ्लेशन के बाद वो 105 का हो गया. सो हाउ मेनी यूनिट्स कैन यू बाई? 5 by 104. your real return is not 4% ना. आपको नॉमिनल टर्म्स में बैंक बोलता है 100 रुपए डालो, आई गिव यू 9%, यू गेट 9 रुपीज एक्स्ट्रा. जो सामान 100 रुपए का था वो 105 का हो गया. 5% इन्फ्लेशन. रियल रिटर्न इज नॉट 4%. कैन यू बाय 4% एक्स्ट्रा स्टफ? नो. 4% एक्स्ट्रा स्टफ तब खरीद पाते अगर प्राइसेस आज भी 100 ही रहता तो. बट अभी तो प्राइसेस 105 हो गया है. तो हाउ मच ऑफ एक्स्ट्रा कैन यू बाय? 4 by 105 वाला पार्ट. That is why multiplicative model is more accurate than the additive model. नाम हम ऐसे याद करने का जरूरत नहीं है additive multiplicative. जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप अगर ऐड करते हो रेट्स को तो वो थोड़ा relatively inaccurate होता है. आप मल्टीप्लाई करते हो so that rate is more accurate. बोले ठीक है यहाँ तक? ठीक है. Let's start with the next one. ये भी थोड़ा सा just take it down please. ठीक है. ओके. लेट्स स्टार्ट. तो सिंगल कैश फ्लो अगर हुआ, ये तो अपने ऑलरेडी देख चुके हैं. से फॉर एग्जांपल टाइम 0 एंड टाइम लेट्स से 7. रेट अपने एक बार ले लेते हैं 8%. लेट्स अज्यूम द रेट टू बी 8% इन ऑल द कैलकुलेशन. ठीक है. द फर्स्ट वन इज द सिंगल कैश फ्लो. यहाँ पर अगर 100 रुपीज है तो उसका वैल्यू आज के दिन कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाई 1.08 टू द पावर 7. दैट इज योर PV. Your PV is equal to future value by 1 plus R to the power n. ये कर चुके हैं अपने वैसे. There is nothing new we are doing. Right? This is a single cash flow का आज का वैल्यू. आप लोग अगर अपना कैलकुलेटर चेक करेंगे, थर्ड लाइन ऑफ द कैलकुलेटर इज अ डिफरेंट कलर में. तीसरा जो लाइन है कैलकुलेटर का दैट्स इन अ डिफरेंट कलर. इसका बाकी पूरा कैलकुलेटर के साथ कोई लेना देना नहीं. तो ये तीनों का अच्छा, ये वाला लाइन का अगर वैल्यूज को 0 सेट करना है, एज यू वांट टू क्लियर द मेमोरी, बिकॉज आप ऑन ऑफ करेंगे ना, आपका कैलकुलेटर का मेमोरी हटेगा नहीं. इफ यू स्विच ऑफ योर कैलकुलेटर 2 महीने बाद में भी सारा का सारा डेटा इज देयर, सो द मेमोरी डज नॉट गेट इरेज्ड. व्हाट यू विल डू इज यू नीड टू क्लियर द वैल्यूज इन दीस फाइल्स. सो व्हाट यू डू इज FV के ऊपर में इट्स रिटन क्लियर TVM, अबव FV क्लियर TVM, क्लियर टाइम वैल्यू ऑफ मनी. सो इफ आई वांट टू डू दैट सेकंड FV, व्हाट आई विल डू? So the moment I do second FV, all this line, ये पूरा ये वाला line erase हो जाए.
There are a lot of other functions in the calculator. वो erase नहीं हुआ है. It's only the third line of the calculator that has been erased. So you do a second and an FV, and the third line, the time value of money functions, get erased. The 5 buttons on the calculator are इसमें से 4 terms आप लोग को already पता है. You know PV is the present value, the value today. FV is the future value, the value in the future time period. N is not the number of years, it is the number of time intervals, number of periods. I by Y is not the interest per annum, but is the interest per period, per interval. N is the number of years, it's the number of periods, not the number of years. And I by Y is the rate per period, per interval, and not the rate per annum. बोलिए, fair enough? PMT बाद में आऊँगा. PMT पर छोड़िए, वो इसमें आएगा. So you understand PV, you understand SV, you understand N and I by Y. तो या तो आप FV इसको डाल दीजिए, 7 को आप N डाल दीजिए, 8 को आप I by Y डाल दीजिए, and you can compute PV. So what you do is you enter PV को कंप्यूट करेंगे. कंप्यूट करके एक बटन है टॉप लेफ्ट में, CPT लिखा है, दैट इज कंप्यूट. सो यू एंटर 3 वैल्यूज एंड यू कंप्यूट. सो एंटर करने के लिए भी ना बहुत सिंपल है. 100 एंड FV प्रेस करते ही वो ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा. आई राइट 8 एंड आई प्रेस I by Y, वो एंटर हो गया. 7 N एंटर हो गया. कंप्यूट PV एंड आई गेट द आंसर 58.3. PMT कुछ नहीं डाला है, इसका हमने PMT नहीं चाहिए, नेक्स्ट वाले में आएगा. We'll do it next. यहाँ तक ठीक है. सिंपल. मैं नेक्स्ट डे कैलकुलेटर में वापस कराऊंगा. आंसर इसलिए लिखा दे रहा हूँ so that for those who get the calculator at home and you want to practice, you can start doing that. So 58.3 is what the present value turns out to be. That is fine. अच्छा, अब इसमें ना आपको सिंपल लग सकता है कि मैं डायरेक्टली 100 डिवाइड बाय 1.08 के बाद 7 करूंगा, क्विकली आंसर आएगा. So you can do that. I personally do that only. हाँ, लेकिन जब PMT आ जाएगा ना तब इट विल बी इजियर टू यूज द TVM फंक्शन. तो अभी अगर आपको ये PV FV इतना झमेला नहीं करने का है, यू कैन एब्सोल्युटली डू दैट. यू कैन डायरेक्टली डू 100 डिवाइड बाय 1.08 टू द पावर 7. यू कैन डायरेक्टली डू 100 डिवाइड बाय 1.08 टू द पावर 7. 100 डिवाइडेड बाय, अब 1.08 टू द पावर 7 को ब्रैकेट के अंदर रखते हैं. एक डिफिकल्टी जो स्टूडेंट्स लोग देखते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में ना ब्रैकेट दिखता है, पूरा स्टेप्स यहाँ आता है, लेकिन financial calculator में you don't see your steps over here and the bracket does not show. It's there but it won't show. Within bracket 1.08 y to the power x का एक symbol है, that is power का symbol, power 7 bracket close equal to 58.3. So bracket दिखता नहीं. Next day जब आपके हाथ में calculator रहेगा अपने वापस करेंगे, don't worry. Open the, so 100 divided by bracket open 1.08 to the power 7 bracket close equal. Within the bracket होगा ना, यही चीज तो ब्रैकेट में डालना है आपको. यही चीज तो ब्रैकेट में डालना है आपको. Right? Once you have the calculus, we'll do it again next day. But you understand this is a very simple thing. तो या तो आप PV FV पूरा झमेला करो या ऐसे करो, बात एक ही है. कैसे भी कर सकते हो. हाथ सेट हो. अच्छा, you'll find it very annoying शुरू में कि scientific calculator is easier to use, I don't like this calculator, but eventually you'll get so habituated with this calculator and you'll have to do that. क्योंकि book 3 and 4 में ना आपका हाथ एकदम बहुत easily चलना चाहिए calculator. It's very important that you're very comfortable with the calculator. तो ध्यान रखिएगा थोड़ा. ठीक है, मतलब try to get used to it, try to enjoy the calculator that you have. You can buy it, या तो फिर वो जो नंबर दिया है उससे, या Flipkart and all, Flipkart, Paytm सब जगह मिलेगा आपको. अब चेक करिएगा जहाँ बेस्ट रेट्स मिलते हैं, you buy it from there. Okay, now we move to the ordinary annuity. ये दोनों का ना आप कंपैरिजन एक बार देखिएगा. इसमें आपका एन्युटी का पेमेंट इज लाइक दिस, 0 1 2 3 4. दिस इज एन एन्युटी. एन्युटी नॉर्मली क्या होता है, आप लोग अगर लोन लेते हैं तो आप इंटरेस्ट आज से देते हो कि एंड ऑफ द ईयर से देना शुरू करते हो. नॉर्मली EMI देना होता है, लोन को पेमेंट करना होता है, तो आज ही पेमेंट, आज लोन ली आज से पेमेंट चालू करोगे कि एंड ऑफ द ईयर से? एंड ऑफ द ईयर से. सो ऑर्डिनरीली वी पे द कैश फ्लोज एट द एंड. दैट
दैट इज माई ऑर्डिनरी एन्युटी. बट इट इज पॉसिबल कि आपको अगर कोई एन्युटी बोलता है that the payment has to be made at the beginning of the period. We have to make the payment at the beginning of the period. उसको अपने annuity due बोलते हैं. When you are supposed to be making the payment at the beginning of the period, we call it annuity due. Fine? We call it annuity due. अब एक बात बताइए, इसका प्रेजेंट वैल्यू अगर करना है अपने को, तो दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? इंडिविजुअल 100 का पीवी, ये 100 का वैल्यू आज के दिन, right? 100 by 1.08 plus 100 divided by 1.08 square plus 100 divided by 1.08 cube plus 100 divided by 1.08 to the power 4. बट वही वैल्यूएशन उसका करेंगे तो इसका पीवी कितना आएगा? 100 आज का 100 is as good as 100 today, उसको चेंज करने का जरूरत नहीं है. प्लस this 100 राइट. वैल्यू दोनों का डिफरेंट आएगा. देखिए यहाँ पे 100 आपको मिल रहा है एक साल बाद से. ऑल द कैश फ्लोज आर 1 ईयर लेटर. यहाँ पे ऑल द कैश फ्लोज आर 1 ईयर आगे. इन दोनों का जो वैल्यू आएगा, जो आंसर आएगा, दैट हैज टू बी डिफरेंट. दे विल बी डिफरेंट. बोलिए श्योर हैज टू बी. द वैल्यू ओवर हियर एंड द वैल्यू ओवर देयर आर गोइंग टू बी डिफरेंट पक्का से. तो इन दोनों का वैल्यूएशन कैसे करें? तो यहाँ पर आपका ये जो 100 100 100 और 100 है, दैट इज अ रेगुलर, इसको एन्युटी बोलते हैं. इट्स इक्वल कैश फ्लो एट रेगुलर इंटरवल. आप अगर इस 100 को यहाँ पे हटा देंगे तो इट इज नो मोर एन एन्युटी. आप कोई भी एक 100 को डिलीट कर दीजिए, इट्स नो मोर एन एन्युटी. तो इट इज इक्वल अमाउंट एट रेगुलर इंटरवल्स, दैट इज एन एन्युटी. हाँ, एन्युटी अगर एंड ऑफ द पीरियड होगा कैश फ्लो, उसको ऑर्डिनरी एन्युटी बोलेंगे. और अगर कैश फ्लो आपका बिगनिंग होगा तो उसको एन्युटी ड्यू बोलेंगे अपने. तो बोलिए फाइन टिल हियर. नाउ वैल्यूज डिफरेंट आएगा, वो आप देख रहे हैं. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, दूसरा चीज, ये जो अमाउंट है ना, जो आपका रेगुलर बेसिस पे पेमेंट हो रहा है, इसी को पेमेंट वो पीएमटी बोलते हैं. दैट पीएमटी इज फॉर दिस वन. तो अब अपने को इसका अगर वैल्यू करना है तो यू पुट n इज इक्वल टू 4, i बाई y इज इक्वल टू 8, pmt इज इक्वल टू 100 एंड कंप्यूट पीवी. देखिए इसका आंसर 331 आएगा. पीएमटी पेमेंट, इसको अगर डालते अपने n इक्वल टू 4, आंसर 331 आएगा. दैट इज योर पीएमटी कंप्यूट पीवी. तो ये 100 का यही फॉर्मूला यूज करके जो आंसर निकालते वो कैलकुलेटर डायरेक्टली निकालते. इट्स इजियर दिस वे. 4 साल हो सकता है, 10 साल का भी तो हो सकता है, 20 साल का भी तो हो सकता है. तब तो बैठ के ये नहीं करेंगे ना अपने सॉल्व. ऑब्वियसली वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. 2-3 चीज समझिएगा. दिस 100 इज नॉट द फ्यूचर वैल्यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड. आपने n इक्वल टू 4 डाला है एंड pmt 100 डाला है, तो आपका 4 बार 100 हो चुका है. FV 0 ओवर हियर. सपोज करो कि अगर एक डिबेंचर होता, 4 ईयर का डिबेंचर है 1000 रुपीज का, एंड दैट गिव्स यू अ 10% इंटरेस्ट. तो उसके लिए यू वुड हैव गॉटन 100 100 100 एंड 100 इंटरेस्ट प्लस 1000 का प्रिंसिपल मिलता. तब अगर डिबेंचर होता, बॉन्ड होता, देन यू वुड हैव एंटर्ड योर फ्यूचर वैल्यू एज 1000. ये 100 इज नॉट फ्यूचर वैल्यू. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. व्हेन यू एंटर n इक्वल टू 4 एंड pmt इक्वल टू 100, तो 4 बार का 100 हो चुका है. यहाँ पर 4 बार का 100 हो चुका है. आप FV में दोबारा 100 नहीं डालेंगे. अगर ये एक डिबेंचर होता जो आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा है 4 इयर्स तक, सो 100 100 100 इज द 10% पार्ट, एंड लास्ट में प्रिंसिपल आता, तो उसको FV को 1000 डालते हैं, 1100 नहीं डालते. योर टोटल कैश फ्लो एट टाइम 4 इज 1100. अब ये मत बोलना कि n इक्वल टू 3 डाल के मैं 1100 डाल दूंगा FV. तो n इक्वल टू 3 डालोगे तो 1100 भी यही टाइम 3 पे आएगा. योर FV, this is the time when you calculate PV, this is the time where you calculate FV. इसमें भी this is the time where you calculate PV. FV कहाँ होगा? यहाँ की यहाँ. 4th नहीं. FV, अगर क्वेश्चन आपको FV निकालने बोलता है तो FV वही होगा. The annuity is a 4-year annuity. The payment is to be made at the beginning of the year, but it is still a 4-year annuity. That is how we do. I know आप लोगों को यही लगता है कि 3rd ईयर पे खत्म हो जाना चाहिए.
4 साल का एन्युटी है, पेमेंट उसको बोल रहे हैं कि बिगनिंग में करेंगे, लेकिन एन्युटी 4 साल है, तो आपका जो एफवी कैलकुलेट होगा वो 4th ईयर के एंड पे होगा। मेक दैट, वो जानबूझ के ही बनाया मैंने। यहां तक लीजिए, फिर आगे कुछ बता रहा हूँ। हाँ थोड़ा बहुत वैसे, बट इंश्योरेंस का मतलब वो ईएमआई पेंशन का कैलकुलेशन वगैरह थे। फ्यूचर वैल्यू वाला चीज बेसिकली ये है कि आप जब फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो इसमें तो टाइम 4 पे कैलकुलेट होगा, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू ना, जब खत्म हो रहा है आपका पेमेंट। आपका जब आप एन्युटी ड्यू का बात करेंगे तभी भी आपका फ्यूचर वैल्यू विल बी एट टाइम 4, बिकॉज इट इज अ 4-year एन्युटी। द पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग बट द एफवी विल बी कैलकुलेटेड एट टाइम 4। अच्छा 1000 वाला, दिस वन आई वाज सेइंग कि जब आप पीएमटी में 100 डाल रहे हैं एंड n इक्वल टू 4 डाल रहे हैं, तो यू आर टॉकिंग अबाउट 100 4 टाइम्स, so there is no future value over here, so this 100 is not future value, try to understand that. When you are putting n equal to 4 and pmt equal to 100, you've counted all the 400s, right? Suppose that a debenture hota 10% ka 1000 rupees ka debenture 4 years ka, so it would have been giving you 100 100 100 and 100, and you would also receive the principal na at the end, so yahan 1000 फिर future value time had it been a debenture. We'll do those questions also. बोलिए फाइन चल गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि इन दोनों का वैल्यूएशन किया, तब आपने यहाँ पे तो n इक्वल टू 4 i बाय y करके pmt करके आंसर निकाल दिया। नाउ द क्वेश्चन कम्स टू कि आप इसका अगर कैलकुलेशन करोगे तो कैसे करोगे। कैलकुलेटर में आप इसमें अगर कैलकुलेशन करेंगे तो हाउ विल यू गो अबाउट इट। देयर आर 2-3 मेथड्स इन विच यू डू। फर्स्ट वन इज कैलकुलेटर में ना, जैसे एफवी के ऊपर क्लियर टीवीएम लिखा हुआ है, पीएमटी के ऊपर में बीजीएन लिखा हुआ है, तो कैलकुलेटर में ना अपने मोड सेट कर सकते हैं कि बिगिनिंग मोड है। बिगिनिंग मोड मतलब ऑल द कैश फ्लोज आर गोइंग टू बी हैपनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। सो बिगिनिंग मोड सेट करना डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड पीएमटी बीजीएन, सेकंड एंटर में सेट, तो बिगिनिंग मोड को सेट करो तो बिगिनिंग मोड सेट हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, द मोमेंट यू सेट अ बिगिनिंग मोड, ऊपर में एक छोटा सा बीजीएन लिखा हुआ है, you switch off the calculator, you switch on the calculator, the BGN mode is still there. You have to again second PMT second enter करके आपको वापस BGN mode को हटाना पड़ेगा। The problem is कि अगर आपने beginning mode करके sum किया तो you put n equal to 4 i by 8 and everything, you do your sum and you'll get your answer। beginning mode करके इसका correct answer आएगा, इसका answer will be 357। That is fine। Problem क्या है ना, अगर आप बिगिनिंग मोड हटाना भूल गए कैलकुलेटर से एंड बाकी पूरा का पूरा पेपर आपने बिगिनिंग मोड पे सॉल्व कर दिया, फिक्स इनकम का सम होगा और भी जगह होगा वेयर यू विल बी यूजिंग दिस। इफ यू सॉल्व द रेस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस विद द बिगिनिंग मोड इन, डोंट यू थिंक यू विल स्क्रू अप योर पेपर, गड़बड़ हो जाएगा। एंड हो सकता है कि एग्जाम में हड़बड़ी में एंड यू नो इन योर पैनिकिंग, यू आर इन द एग्जाम, यू आर वर्किंग ऑन द क्वेश्चंस, तो हो सकता है कि आप भूल जाओ। एंड इफ यू फॉरगेट टू रिमूव द बिगिनिंग मोड, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। उसके लिए एडवाइस करता हूं कि बिगिनिंग मोड ना यूज करें। बिगिनिंग मोड अगर नहीं यूज करेंगे तो आप सोच के देखो, हर एक कैश फ्लो यहां पर एक एक साल आगे शिफ्ट हुआ है इधर। डोंट यू थिंक इफ आई मल्टीप्लाई एवरी कैश फ्लो को 1.08 से डिवाइड कर दो तो ऐसा आ जाएगा। सो डोंट यू थिंक इसका पीवी एंड एफवी विल बी इसी का वैल्यू इनटू 1 + r। देखो यहाँ पे 1.08 से डिवाइड करो, 1.08 स्क्वायर क्यूब 1.08/4, सो बेसिकली आई एम टेकिंग 1.08 कॉमन, बाहर 1.08 इनटू और अंदर में एक 1.08 से हर एक चीज को डिवाइड कर दो, सेम चीज आ जाएगा ना इसकी जैसा। सो यू मल्टीप्लाई योर पीवी एंड एफवी विद 1.08, यू गेट द सेम आंसर, इट वर्क्स। दैट इज वन मेथड। दूसरा मेथड, अगर ये 100 को एक बार छुपा लो, तुम n इक्वल टू 3 करके नॉर्मल एन्युटी का सम करो और उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें अलग से 100 ऐड कर दो। यू डू द सम विद अ नॉर्मल सम, n इक्वल टू 3 यूज करके सम कर लो और 100 को अलग से ऐड कर दो, तभी भी तो पीवी सेम ही आएगा, आंसर सेम आएगा तीनों तरीके से। सो ऑलवेज एक तो टाइम लाइन समझो, टाइम लाइन क्या है, कौन सा कैश फ्लो कहाँ है, किस तरीके से डिस्काउंटिंग करना है, कंपाउंडिंग करना है। ट्राई टू बी वेरी क्लियर ऑन दैट, बिकॉज मतलब आई नो आई एम रिपीटिंग अ फ्यू थिंग्स अगेन एंड अगेन, लाइक फॉर्मूलाज अपने हैंड राइटिंग में अपने हिसाब से लिखना, यू विल गेट द फॉर्मूला शीट बट पुट इट इन द पेपर, मतलब इन द टेक्स्ट बुक व्हेन यू आर डूइंग इट लिखना, बिकॉज उसमें ना फिर 3-4 चीज ऊपर नीचे भी लिखोगे उसके। आई विल बी गिविंग यू द फॉर्मूला शीट बट डू दैट, मिस्टेक्स का शीट रखना एंड टाइमलाइन हमेशा बना करके सम करना, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल। तुम लोग का मिस्टेक का रेट बहुत कम हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग एरर विल गो डाउन इफ यू make the timeline and do the sum. It's going to be very useful when
श्योर टाइमलाइन बनाओ। एक और चीज मैंने स्किप कर दिया है बोलना। नाउ व्हाट हैपेंस इज, अपने जब सपोज अपने फ्यूचर वैल्यू डाल देते हैं ना सिंगल पीरियड सम का, अच्छा लेट मी मेक यू राइट दिस, आई जस्ट डू दैट आफ्टर दैट। सो ये वाला में इसके लिए दिस वाज 3 ना, इसमें 3ABC करके लिखिएगा, 3A लिखिएगा, तो बेसिकली सेकंड पीएमटी सेकंड एंटर करेंगे तो बिगिनिंग मोड सेट भी उसी से होगा, रिमूव भी उसी से होगा। सेकंड पीएमटी इज बीजीएन एंड सेकंड एंटर इज सेट। तो बिगिनिंग मोड सेट, बिगिनिंग मोड एंड मोड सेट। तो सेम फंक्शन से यू कैन अप्लाई द बिगिनिंग मोड और रिमूव द बिगिनिंग मोड। बिगिनिंग मोड अप्लाई करिए, ये वाला काम करिए, बिगिनिंग मोड हटाइए, आपका आंसर आएगा 357। दैट्स द फर्स्ट मेथड 3A एंड अवॉइड यूजिंग दिस। टेक दिस डाउन, आई विल डू द अदर टू मेथड्स एज वेल। This one would be use the ordinary annuity and multiply by 1 plus r। ऑर्डिनरी एन्युटी यूज करिए, उसका पीवी एफपी को 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई करिए, आपको एन्युटी ड्यू का आंसर मिल जाएगा। n इक्वल टू 3 यूज करके ऑर्डिनरी एन्युटी के साथ सम करिए। n इक्वल टू 3 ले लीजिए, ऑर्डिनरी एन्युटी की तरह सम करिए, उससे जो पीवी निकलेगा उसमें आज का 100 रुपीज जोड़ दीजिए एंड यू गेट योर आंसर। तीनों मेथड से आपका आंसर 357 आना चाहिए। तीनों मेथड से योर आंसर शुड बी 357। बोलिए डन कर लिया? परफेक्ट।
स्टेप में अनइक्वल कैश फ्लोज। अब कैश फ्लोज का पैटर्न सपोज करिए यू हैव योर कैश फ्लो समथिंग लाइक दिस 100, 150, 250, 300, 600। अच्छा बिफोर वी स्टार्ट विद दिस एक चीज स्किप हो गया ना, बता रहा हूँ। सपोज टाइम 0 है, टाइम 4 है। यहाँ पर अपने को अगर 100 मिला तो अपने उसका वैल्यू निकाले थे कि उसका प्रेजेंट वैल्यू विल बी 53 और 63 और समथिंग। दैट इज व्हाट वी हैड। नाउ इसमें ध्यान दीजिएगा, आप कैलकुलेटर में अगर एफवी को 100 डालेंगे तो आपका पीवी का आंसर निकाल के देगा वो -53, बिकॉज द आइडिया इज दैट इफ आई इन्वेस्ट 53 आई गेट 100। अगर मेरा 100 इनफ्लो है तो यहाँ पर आउटफ्लो होना चाहिए था। अगर यहाँ आउटफ्लो है, इसको माइनस डालेंगे तो ये प्लस आएगा। यू कैन नॉट हैव टू आउटफ्लो। You give something, you get something. You cannot have 53 भी आज मिलेगा और 100 भी फ्यूचर में मिलेगा। That is not possible. So calculator ना inflows और outflows को distinguish करने के लिए calculator will show an inflow with a plus sign and an outflow with a minus sign. तो ये signs opposite होना पड़ेगा। Now the idea is you don't need to bother कि inflow कौन सा है उसको ही plus देना है। आपको खाली इतना ध्यान रखना है कि inflows का sign and outflows का sign should be opposite. आपको खाली इतना सा चीज ध्यान रखना है कि inflows का sign should be opposite and outflows का sign should be all the same and opposite to the inflows का sign. Because मेरे लिए जो outflow inflow है exactly उसका opposite will be for the bank या जिसके साथ मैं transaction कर रहा हूँ, answers तो same ही आएंगे, values तो same ही आएगा। मेरा outflow inflow will be exactly the उल्टा of the inflow outflow of the other person, right? So अपने को ये माथा नहीं लगाना कि inflow को plus दो, outflow को minus दो। We need to make sure that they are of the different sign. That is what we need to make sure of. बोलिए, fine. उसके बाद अब इसमें ना प्रॉब्लम क्या आता है ना, सपोज करिए आपका 100, 100, 100 का पेमेंट है एंड लास्ट में 100 and 1000 है, तो यू नीड टू मेक, सपोज आप 100 का यू नीड टू कैलकुलेट सपोज दिस पीएमटी वाला पार्ट। सो इसको माइनस और इसको प्लस देना पड़ेगा ना। वहां आप साइन अगर गलत दे दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ये दोनों इनपुट करना है, ये आंसर निकालना है, तो ये दोनों प्लस होगा। बेसिकली दीज आर द इनफ्लोज एंड दीज आर द आउटफ्लोज। Either you give both of these plus and this one minus, or you give both of these minus and this one plus. जैसे भी, या तो इन दोनों को प्लस दे करके इसको माइनस करो, या इन दोनों को माइनस दे करके इसको प्लस करो, बट करना तो इसी तरीके से पड़ेगा ना आपको। बोलिए, फॉलो कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? So we need to make sure that the outflows and the inflows have exactly opposite signs. It is also possible कि आज आप घर का डाउन पेमेंट कर रहे हैं एंड बाद में आप ईएमआई दे रहे हैं और लास्ट में आपका घर का वैल्यू इतना कीमत बनेगा आपका। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये दोनों पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो वो क्वेश्चन देख करके आपको समझना होगा कि विच कैश फ्लोज शुड बी हैविंग द सेम साइन एंड विच अदर कैश फ्लोज शुड बी हैविंग द सेम साइंस। इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज नीड टू हैव ऑपोजिट साइंस। किसको पॉजिटिव देते हो नेगेटिव देते हो, आंसर निकालने में फर्क नहीं पड़ेगा। बोलिए, अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? नेक्स्ट पार्ट वी कम टू इज अनइक्वल कैश फ्लोज। तो अगर मेरा कैश फ्लो स्ट्रीम कुछ इस तरीके का है, अगर मेरा कैश फ्लो स्ट्रीम कुछ इस तरीके का है, देन हाउ डज इट वर्क? अपने इसका वैल्यूएशन के लिए वो एफवी, पीवी, पीएमटी वाला लाइन नहीं यूज कर सकते कैलकुलेटर में। द थर्ड लाइन ऑफ द कैलकुलेटर इज नॉट गोना वर्क फॉर दिस। वी नीड टू फाइंड अ डिफरेंट वे इन ऑर्डर टू डू दिस, इसका कैलकुलेशन करने का। इसका अगर नॉर्मली आंसर पूछोगे तो इसका पीवी इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1.08 प्लस 150 डिवाइड बाय 1.08 स्क्वायर प्लस 250 डिवाइड बाय 1.08 क्यूब राइट। दैट शुड बी द आंसर हिसाब से। बट ऑब्वियसली इतना खराब तरीके से थोड़ी करेंगे। इंडिविजुअल कैश फ्लो को डिस्काउंट कर रहे हो आप 8% रेट पर। 100 को डिस्काउंट किया, 100 आफ्टर 1 year is equivalent to 100 by 1.08 today. 150 after 2 years is equivalent to 150 divided by 1.08 square. 250 after 3 years is as good as 250 divided by 1.08 cube today. बोलिए, फॉलोइंग सिंपल। तो ये तरीका हो गया। ऐसा भी पॉसिबल है कि अपने अच्छा ये जो इनफ्लोज है आपका, तो ये जब वैल्यू निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, देयर विल बी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द इनफ्लोज। अच्छा मैं अगर बोलता हूँ कि सपोज आप ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करोगे, यू हैव टू स्पेंड लेट्स से 700 टुडे, सो दिस इज द आउटफ्लो। कैन आई नॉट से इसी में 700 टुडे इज एज गुड एज 700 टुडे, so can I not say this is the net present value today? Technically NPV is not in your syllabus. Technically NPV is not in your syllabus, मतलब आपको quants में नहीं दिखेगा, but then आपको उसको यूज करना पड़ेगा थर्ड बुक में। तो मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा करा रहा हूँ तो मतलब there is a logic behind which there is a logic why I am doing that.
तो एनपीवी कुछ नहीं है बाबा, ये पीवी ऑफ इनफ्लो हो गया, आउटफ्लो को नेट डेट कर देंगे तो एनपीवी आ गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गया। हिसाब से एनपीवी भी ना आपका सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस ही है। एनपीवी एक तरीके से प्रॉफिट ही हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही तो करे। आप आज इन्वेस्ट करोगे, आपका कॉस्ट प्राइस, ये आपका सेलिंग प्राइस है। द ओनली थिंग इज कि सेलिंग प्राइस एक बार में नहीं मिलके आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में मिलता है। एंड अपने लोग अब थोड़ा सा पढ़ लिख लिए तो अपने को समझ में आता है कि देयर इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सो 100 रुपीज टुडे इज नॉट इक्वल टू 100 रुपीज 2 years लेटर। तो 2 साल बाद का अगर मेरा 150 रुपया है तो आई कैन नॉट ऐड 150 टुडे, दैट विल बी 150 का प्रेजेंट वैल्यू टुडे। थोड़ा सा ये सब करने के कारण वी आर मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। बाकी है वो सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ही अभी भी, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग ग्रेट। लोग अभी भी वही कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किए, बाकी कुछ ये नहीं है नया। Whatever you studied, you already knew most of the stuff. So try to treat it like an easy stuff that you already know. उसको मतलब वैसे मत सोचिए कि so complicated है, it's simple, it's very easy. So this is the value, और उसको कैलकुलेटर में कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटर में सेकेंड लाइन ऑफ द कैलकुलेटर में there are two buttons, one is CF and one is NPV. एक कैश फ्लो का बटन है, एक NPV का बटन है आपका। कैश फ्लो का बटन, अब कैश फ्लो को भी इरेज करना है ना, अगर मैंने आपको बोला था कि थर्ड लाइन पूरा कैलकुलेटर से अलग है, उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। सीएफ में जब जाएंगे तो सीएफ के अंदर ऑलरेडी काफी सारा डेटा है। क्लियर करने के लिए सीईसी के ऊपर, जो सीईसी नहीं होता कैलकुलेटर में वो जीरो लाने के लिए क्लियर वाला चीज, उसके ऊपर में क्लियर वर्क करके लिखा हुआ है। तो कैश फ्लो में जा करके कैश फ्लो को उड़ाना, इरेज करना है, तो सेकंड सीईसी, तो कैश फ्लो में जो भी घुसा हुआ था वो सारा क्लियर हो जाएगा। सो यू गो टू द कैश फ्लो फंक्शन, you do second and CEC, everything inside the cash flow is clear. Why I'm saying now, क्योंकि mean, median, वो क्या बोलते हैं, standard deviation, ये सब निकालने के लिए you can store data in data, 7 के ऊपर में डेटा है, तो उसको इरेज करना है तो उससे जाके इरेज करना पड़ेगा। जिस चीज में जाओगे उसी को इरेज कर पाओगे, बिकॉज ऑफ करके ऑन करने के बाद में the stored data is going to be there. You have to clear the data yourself. ऑफ ऑन करने से क्लियर नहीं होता। तो CF में गए, second CEC clear the data in the cash. सेकेंड मतलब शिफ्ट, शिफ्ट का काम करते हैं। सीईसी के ऊपर में क्लियर वर्क है, तो अपने को क्लियर वर्क करना है तो सेकेंड सीईसी करना पड़ेगा। अपने को क्लियर वर्क करना है तो सेकेंड सीईसी करना पड़ेगा, राइट। सो सेकेंड सीईसी डज योर क्लियर वर्क वाला पार्ट। नाउ व्हाट वी डू इज, कैश फ्लो में यू हैव कैश फ्लो CF0, CF1, CF2 पूछेगा, कुछ नहीं कर रहे हैं। CF0 में 700 माइनस 700 एंटर करो, माइनस मतलब ये माइनस नहीं, ये वाला प्लस माइनस होता है, ये तो नॉर्मल कैलकुलेटर में भी होता है। सो माइनस 700 CF0 में एंटर करो, C1 में, C2 में, C3 में, C4 में, C5 में एंटर करो, कैश फ्लो सेव हो गया। एंटर करना दिखा दूंगा। सो बेसिकली यू एंटर द कैश फ्लोज, देन यू गो टू द एनपीवी बटन। एनपीवी बटन में जैसे ही जाओगे वो पूछेगा भाई I इज इक्वल टू 0, इंटरेस्ट रेट बताओ। आप करोगे 8 को एंटर कर दोगे, उसके बाद में आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको पूछेगा एनपीवी, आप बोलोगे कंप्लीट एंड यू विल गेट द आंसर। It's that simple. We store the cash flow, we go to the NPV button, we enter the interest rate, we calculate the output. मैं करके दिखाता हूँ एक बार। So अपने CF बटन में आए, सेकेंड CC करके क्लियर वर्क किया। CF0 is minus 700, तो 700 and a minus sign. एंटर करोगे, देखो अभी CF0 और minus 700 है, the moment I press enter, CF0 equal to minus 700 आ जाएगा। So enter प्रेस करोगे तो डेटा स्टोर होगा। एरो डाउन C01, पहला कैश फ्लो क्या है 100, 100 एंटर। अगर कुछ गलत एंटर किया ना, वापस 100 करके यू कैन ओवरराइट द वैल्यू एंड यू कैन एंटर। तो अगर 5 वैल्यू डाल दिया, छठा वैल्यू गलत डाल दिया, 6 वैल्यू आपने इनकरेक्टली एंटर कर दिया, यू डोंट हैव टू रीराइट द होल थिंग एंड क्लियर वर्क। 6 वैल्यू को वापस नया वैल्यू को जाकर के C06 में स्टोर कर दो, यू कैन ओवरराइट द वैल्यू, यू डोंट हैव टू रीराइट द होल, यू नो, ऑल द वैल्यूज, यू डोंट हैव टू डू दैट फ्रॉम द बिगिनिंग, दैट्स फाइन। ओके, जब नीचे जाएंगे तो F01 पूछता है एंड दैट इज इक्वल टू 1। डू नॉट बॉदर अबाउट इट, मैं समझा रहा हूँ। F इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी। 100 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है ना। F इज द फ्रीक्वेंसी। अगेन एरो डाउन, C02, 150 एंटर। फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, 150 एक ही बार आ रहा है, लेट द फ्रीक्वेंसी बी 1 एंड वो ऑटोमेटिकली वही है, बाय डिफॉल्ट फ्रीक्वेंसी इज 1। नीचे C03 इज गोइंग टू बी 250 एंटर, एरो डाउन डाउन, 300 एंटर, एरो डाउन डाउन, C05 is 600 enter. Then I come to NPV. NPV में I equal to 0 दिखा रहा है स्क्रीन पे। मैं बोलता हूँ नहीं 8% चाहिए, तो 8 एंटर, इंटरेस्ट रेट स्टोर हो गया। I scroll down, it asks me NPV equal to 0.
ऑब्वियसली एनपीवी जीरो नहीं है, कंप्यूट करो एनपीवी निकल के आएगा 348.51. सो दैट इज व्हाट यू गेट योर एनपीवी. अब जो आपका वो प्लास्टिक बॉडी और मेटल बॉडी कैलकुलेटर का डिफरेंस जो था ना इसमें, और वापस स्क्रॉल डाउन करोगे तो कुछ आएगा नहीं. और आपका जो मेटल बॉडी वाला कैलकुलेटर में है उसमें आपका एनएफवी भी पूछेगा, नेट फ्यूचर वैल्यू. तुम्हारे को जब 348 यहाँ मिल गया है तो 348 इंटू 1.08 टू द पावर 5 का आंसर आ जाएगा यहाँ पे. बिग डील. और एक पे बैक पीरियड पीबी करके है, दैट यू एनीवेज एफआरएम इट्स नॉट रिक्वायर्ड. तो हल्का फुल्का जो एक्स्ट्रा है इट्स नॉट एन इशू, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. ये मतलब वो एनटीवी के अंदर ही दो चीज एक्स्ट्रा देके रखा है आपका मेटल बॉडी वाला में, द प्रोफेशनल वर्जन. डजंट मैटर, डजंट मेक सेंस. बोलिए यहाँ तक ठीक है. फ्रीक्वेंसी वाला चीज बता रहा हूँ. अब से फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कैश फ्लो सपोज इस तरीके का कैश फ्लो है 100 100 200 200 200 एंड देन 100. इसमें क्या है, I can enter C01 is equal to 100 and frequency of the first cash flow is equal to 2. दो बार आया ना 100. आप 3 एंटर नहीं कर सकते बिकॉज 100 100 के बाद में एक ब्रेक है, फिर 100 है. कैलकुलेटर को कैसे पता चलेगा कि 300 किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है. देन कैलकुलेटर विल आस्क यू C02 is equal to what. बट एक्चुअली जब C01 और ये हो गया ना, C02 में एक्चुअली C03 एंटर होगा. डोंट गेट कंफ्यूज, ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने C01 को 100 डाला और वो दो बार ही डालूंगा. पूछ रहा वो C02 है लेकिन एक्चुअली तो C03 आएगा ना. यू विल एंटर 200 एंड यू विल पुट F02 इज इक्वल टू 3 क्योंकि 200 3 बार आया. कैलकुलेटर आपको C03 पूछेगा लेकिन एक्चुअल में तो ये C06 होगा क्योंकि दो कैश फ्लो इसके हो गए, 3 कैश फ्लो इसके हो गए, टोटल 5 हो गए. तो C03 में एक्चुअली क्या एंटर हो गया, 6 कैश फ्लो दैट इज इक्वल टू 100 और उसका फ्रीक्वेंसी 1 ही रहेगा. एंड देन यू कैन कैलकुलेट पीवी. तो कैश फ्लो फंक्शन में यू कैन हैव दिस थिंग आल्सो. तो फ्रीक्वेंसी बेसिकली अगर एक ही कैश फ्लो बार बार आ रहा है ना तो उसको फ्रीक्वेंसी वाला चीज के लिए. एन्युइटी का भी पीवी तो इससे निकाल ही सकते हैं आप. 100 100 100 100 इक्वल टू वो कैश फ्लो 1 कर दो और उसका क्या बोलते हैं एन इक्वल वो क्या बोलते हैं सॉरी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 10 कर दो तो 10 ईयर एन्युइटी का पीवी निकल जाएगा इससे भी. बट एनीवेज वी डोंट यूज दैट. जिसका जो फंक्शन का काम है उसको उसी में यूज करे तो बेटर है. दिस इज दी अनइक्वल कैश. अच्छा अब आपको लगेगा कि ये तो रेगुलर इंटरवल पे होना है. सपोज यहाँ पे कैश फ्लो नहीं है, अरे तो C02 को 0 एंटर कर दो. C02 को 0 एंटर कर दो. एंटर करना पड़ेगा, एंटर किए बिना यू कैन नॉट गो टू C03. जब तक C02 में कोई वैल्यू नहीं डालोगे स्क्रॉल डाउन करने से C03 नहीं आएगा. तो अगर C03 कुछ नहीं है तो 0 एंटर कर दीजिए. अगर 3 कैश फ्लो 0 है तो 0 फ्रीक्वेंसी 3 कर दो. कैश फ्लो बटन जिसमें आप C01 C02 स्टोर करेंगे. कैलकुलेटर पे CF बटन है सेकंड रो में. CF पे क्लिक करते तो C01 C02 खुल के आएगा. तब आपको एंटर करना पड़ेगा. विल डू इट अगेन, मतलब इसका कुछ प्रैक्टिस अपने नेक्स्ट डे ना विद द कैलकुलेटर विल डू इट अगेन. बट यू आर अंडरस्टैंडिंग द आइडिया. अब श्वाइजर ने क्या किया है ना, बुक में ये लोग क्या किया है, वो बोला है आपको एग्जांपल दिया है, फिर बोला है कि 100 को एफवी डाल के पीवी निकालो, 250 को एफवी डाल के पीवी निकालो, 300 को एफवी डाल के पीवी निकालो. इंडिविजुअली सबका पीवी निकाला, फिर ऐड करके बोला कि दिस इज द टोटल पीवी ऑफ द अनइक्वल कैश फ्लो. उसके बाद में बोला ऑल्टरनेटिवली व्हाट वी कैन डू इज यूज द कैश फ्लो मोड. सो ऑब्वियसली जब तक आप कैश फ्लो मोड तक आओगे यू विल बी इरिटेटेड लाइक क्रेजी कि मतलब ये क्या कर रहा है. एफवी पीवी एनपीवी सबका पीवी निकाल रहे, 10 बार टीवीएम यूज करके निकाला है. उसके बाद में बोलता है इसको बेटर तरीके से कर सकते हैं सीएफ मोड में. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में ये सब बकवास नहीं पढ़ोगे. So when you're reading the Schweizer, when you're reading a material, make sure you're cancelling or like at least underlining and writing it in short whatever you're going to be studying. I'll show you मेरा student का एक book है. Books अगर आप देखेंगे, so when she's going to read, she's just going to read the underlined part and whatever she's written, ये वाला part जो underline कर रहा है. तो इसको इस तरीके से shorten कर देंगे तो आपका revision बहुत easy हो जाएगा. तो मतलब you'll have to मतलब shorten the part. This all is the explanation. You don't have to revise it. एग्जाम के टाइम में एक्सप्लेनेशन तो आता ही है, जो याद करने का चीज़ है या जो मतलब यू नो यू नीड टू रजिस्टर, दैट इज व्हाट यू नीड टू गो थ्रू. सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट फ्रॉम द फर्स्ट डे. फर्स्ट डे से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे एंड थोड़ा अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे ना, बाद में बहुत ईजी हो जाएगा. अदरवाइज यू विल बी अंडर प्रेशर, स्पेशली फॉर दोज हु आर वर्किंग. बी थोड़ा कंसिस्टेंट. दोज हु आर नॉट वर्किंग उन लोगों के पास टाइम हो जाता है कि थोड़ा पिकअप कर लेते लास्ट में, उनके पास टाइम है, ज़्यादा अमाउंट डिवोट करके टाइम को फिर कर लेते. बट
Okay till here? Last one we come to is perpetuity. परपेचुइटी में बेसिकली क्या होता है ना, से फॉर एग्जांपल ये स्कॉलरशिप्स वगैरह देता है. लेट्स से जेवियर्स में देयर इज दिस मेडल XYZ मेडल, मेरे नाम से मैं मर गया, मेरे को मन है कि मेरे नाम से एक मेडल स्टूडेंट को हर साल मिलना चाहिए, सो दैट माई लेगेसी मूव्स ऑन. अ मेडल इज गोइंग टू कॉस्ट यू लेट्स से 1000 rupees. So suppose the cost of medal is 1000 rupees. I want that 1000 rupees to be given in the school every single year. हर साल मेरे को 1000 चाहिए, तो कितना मेरे को अपना मतलब लेगेसी या जायदाद या जो भी बोलेंगे आप उसको, हाउ मच डू आई नीड टू लीव बिहाइंड दैट अमाउंट. इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, मैं जो भी अमाउंट छोड़ के जाऊंगा उसका 8% शुड बी इक्वल टू 1000. तभी तो स्कूल को 1000 मिलेगा एवरी ईयर. मैं जितना भी अमाउंट छोड़ के जाऊंगा उसका 8% शुड बी इक्वल टू 1000. तभी तो स्कूल को 1000 एवरी ईयर मिलेगा. सो अमाउंट देना कितना बढ़ेगा, दैट इज इक्वल टू 12,500. तो आप 12,500 स्कूल के नाम पे छोड़ के जाएंगे, उसका 8% विल बी 1000 एंड द स्कूल विल कीप ऑन रिसीविंग दैट एवरी ईयर, एंड दैट 1000 का the school can give medals out in your name. That is perpetuity because this amount is going to be given throughout until eternity, till infinity. That is, इस फॉर्मूला को या तो आप EV is equal to A by I लिख दीजिए. जनरली बुक्स में ऐसे लिखा होता है अमाउंट which you are going to receive on a regular basis divided by the interest, or you can write it as PMT divided by I by Y. टेक्निकली ये बुक का PMT यूज नहीं कर सकते कैलकुलेटर वाला, बिकॉज एन्युइटी है, n को इंफिनिटी कैसे डालोगे कैलकुलेटर, नहीं डाल सकते, सो वैसे यूज नहीं कर सकते, बट दैट्स व्हाट द आइडिया है. दिस इज द परपेचुइटी का फॉर्मूला. एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग जब सम्स करेंगे परसेंट, मतलब जब आप कैलकुलेटर में I डाल रहे हैं तो आप 8 डाल रहे हैं, बट व्हेन यू आर गोइंग टू बी डूइंग द सम्स, व्हेनेवर परसेंटेज का नंबर्स आएगा आपका, डू नॉट यूज 8 एज 8% इन द फॉर्मूला, हमेशा 0.08 करिए. So there's a 12.5%, you put 0.125 in the solution. मतलब जब आप सॉल्व करेंगे सम्स को तो परसेंटेज को परसेंटेज में मत रखिएगा प्लीज, आप हमेशा उसको डेसिमल में ये लेके करिएगा, बाय 100 करके करिएगा. मतलब 8% मतलब 0.08 है, बाय 100 सोचना ही नहीं है. ऑलवेज वी स्टार्ट विद a 1 rupee or a $1, नॉट विद 100. वी आर गोइंग टू बी वर्किंग इन डॉलर्स एंड मिलियंस. अच्छा, एक और चीज, यू विल बी वर्किंग विद द फिगर्स इन मिलियंस. इट्स गोइंग टू बी 30,30. So $10 million, वो lakhs and crores is gone. वो अपने लोग का मतलब अकाउंट्स वगैरह में अपने लोग का आदत रहता है कि अपने वो lakhs and crores वाला, कि 20 अगर 20 करोड़ बोलेगा तो 20 2 0 फिर 2 0 फिर 3 0 वैसे करते हैं. बट नाउ इट्स गोइंग टू बी मिलियंस. सो 100 million 10 million जो भी है 10 to the power 6. सो वी विल बी वर्किंग विद 330 के बाद कौन 10 लाख मतलब 1 million. सो वी हैव a habit of writing this way. But now we are going to write it this way. So get habituated to using millions and dollars. We are not going to be working with lakhs and crores anymore. We are not going to be working with lakhs and crores anymore. ठीक है? तो वो चीज अपने ध्यान रखें. बोलिए. क्या चीज? नहीं चलेगा ना. देखो, सपोज मैं 12,500 डिपॉजिट किया. At the end of the 12,500 मेरा प्रिंसिपल अमाउंट. एक साल के बाद कितना मिलेगा आपको? इंटरेस्ट मिलेगा 1000. यू गेट 1000 रुपीज. आपने स्कूल को कितना दिया? 1000. आपका प्रिंसिपल कितना हो गया? 12,500. नेक्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 1000. आपने स्कूल को कितना दिया? 1000. सो योर प्रिंसिपल इज ऑलवेज गोइंग टू बी 12,500. तो इटर्निटी तक चल रहा है ना आपका बैलेंस. योर प्रिंसिपल इज ऑलवेज गोना गेट बैक टू 12,500. सो योर बैलेंस विल कंटिन्यू फॉर एवर, प्रोवाइडेड इंटरेस्ट 8% मिलेगा आपको. राइट, दिस इज परपेचुइटी का. तो नहीं तो 10,000 by 10 0.10 करते तो 10,000 डिपॉजिट करते खाली. हाई इंटरेस्ट होगा तो यू हैव टू डिपॉजिट लेस ना. अगर इंटरेस्ट रेट इज हाई यू विल हैव टू डिपॉजिट लेस. बोलिए. फाइन, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद छोड़ूंगा. सो देयर इज अ सिंपल सा क्वेश्चन है. एन इन्वेस्टर इज लुकिंग एट अ $1,50,000 होम. एन इन्वेस्टर इज सॉरी
अच्छा, give me 2 minutes. हाँ. So an investor is looking at a $1,50,000 home. If 20% must be put down and the balance is financed at 9% over the next 30 years, what is the monthly mortgage payment? आपके बुक का ही पीछे का लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ. So I'll just give you the figure. आप लोग ये इधर से कॉपी कर लीजिएगा. So an investor is looking at a $150,000 home. So obviously $150,000 तो आज का प्राइस होगा ना घर का, वो फ्यूचर वैल्यू थोड़ी करके रखता है. So 1,50,000 पर ऐसे लिखता हूँ, वो 1,50,000 होम देख रहा है. 20% must be डाउन पेमेंट. 20% is डाउन पेमेंट. बैलेंस जो है वो 9% 30 इयर्स पे फाइनेंस है. एंड मंथली मॉर्गेज पेमेंट इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पे फाइनेंस है. सो दिस इज द फिगर गिवन, दैट इज द डेटा गिवन. सिंपल सा चीज है. टाइम 0 पे 150,000 का घर है, 20% डाउन पेमेंट मतलब क्या? 20% ऑफ 1,50,000 दैट इज 30. तो मतलब 1,20,000 का लोन लोगे ना, 1,20,000 का लोन लोगे, वो लोन को कितने टाइम में देना है? 30 इयर्स में. नंबर ऑफ पीरियड्स कितना होगा? नंबर ऑफ पीरियड्स 30 इयर्स में 360 पीरियड्स आएगा ना, क्योंकि मंथली पेमेंट है. I by y is equal to what? 9 divided by 12. Interest per period 9%. 9% हाँ, तो 9% per annum compounded monthly. अपने वही assume करें. उसके बाद में ये तो आपका PV हो जाएगा 1,20,000. आप चाहते हो कि आपका पूरा का पूरा लोन चुक जाए, तो योर फ्यूचर वैल्यू ऑफ द अमाउंट शुड बी व्हाट? 0. वो तो ऑटोमेटिकली है, इसको कुछ करना ही नहीं. व्हाट यू विल नीड टू डू इज कंप्यूट पीएमटी. कंप्यूट पीएमटी. दैट्स ऑल. कंप्यूट पीएमटी. सो बेसिकली 1,50,000 का घर था, उसका 20% डाउन पेमेंट दे दिया, तो अभी का भी कितना पे किया? 30,000. 1,20,000 इज द बैलेंस. So you will take a loan of 1,20,000. उस 1,20,000 is the PV. कितना टाइम में पे करोगे? 360 इंस्टॉलमेंट 30 इयर्स एवरी मंथ. तो n इक्वल टू 360. इंटरेस्ट रेट क्या होता है? रेट पर पीरियड 9% साल का है, तो एक महीने का कितना? 9/12. So 9/12 is I by y. जो पीएमटी कंप्यूट करोगे वही तो अमाउंट पे कर रहे हैं ना रेगुलर बेसिस पर. सपोज मैं बोलता कि आई एम गोइंग टू मेक अ डाउन पेमेंट ऑफ 20%, दैट इज फाइन. और मैं बोलता हूँ कि मेरे को ईएमआई ऐसे लेना है 30 इयर्स बाद में ना, मैं अपने गांव का कोई जमीन बेचूंगा एंड उससे मेरे को $40,000 मिलेगा आफ्टर 30 इयर्स. सपोज आई एम टेलिंग यू कि मेरा कोई एफडी किया है, मेरा पेंशन प्लान है, मैं जॉब छोड़ूंगा 30 इयर्स बाद में मेरे को $40,000 मिलेगा. तो हिसाब से आप बोलोगे कि मेरे को इतना ही ईएमआई देना है जिससे कि 40,000 बैलेंस पड़ा है. मतलब यू विल टेक पीवी एज 120 एंड यू विल टेक एफडी एज 40,000 एंड वो नेगेटिव कर देना इसको माइनस प्लस. मतलब 1,20,000 का यू वांट द अमाउंट टू बिकम 40 नॉट 0. 80,000 ही खाली चुकाना है आपको ईएमआई में, बिकॉज 40 यू विल गिव एज लम सम पेमेंट. देन आई कैन पुट एफडी एज 40,000. राइट. अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को 1,20,000 का अमाउंट पूरा का पूरा लोन पे ऑफ करना है, तो ये एफडी शुड बिकम 0 ना, फ्यूचर वैल्यू ऑफ 120 शुड बिकम 0. बट यहाँ बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरे को एक गवर्नमेंट से पेंशन मिलेगा, कुछ ग्रेचुटी मिलेगा, एंड आई विल पे 40,000 फ्रॉम दैट. सो आई वांट द 1,20,000 टू बिकम ओनली 40, टू बिकम 40 ना, 40 पेमेंट करूंगा, 80 का अमाउंट पे ऑफ होगा. 120 is the present value, that should become 40. So basically 80 is the amount that you would have paid. 80 and the interest along with it. नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते. 1,20,000 का अमाउंट ले रहे हो, आपने लोन 1,20,000 का ही लिया ना, तो आपको इंटरेस्ट तो रेगुलर बेसिस पर 1,20,000 का ही देना चाहिए. बट यू वांट दैट लोन अमाउंट टू रिड्यूस टू 40,000. नहीं कर सकते भाई, तो बोल रहा हूँ. आप लोन तो 120 का ले रहे हो, तो आपको घर 120 का खरीदना है ना. अभी आपको लोन तो 120 का लेना पड़ेगा. 40 तो तब मिलेगा, तब दे पाओगे उसको. यू आर टेकिंग अ लोन ऑफ 120, यू वांट टू पे ऑफ 80 ओवर द ईयर. यू कैन नॉट टेक अ लोन ऑफ 80. 40 यू आर गोइंग टू गेट एट द एंड. तो हाउ इज 40 एट द एंड एंड 40 टुडे इक्विवेलेंट? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है. Cool, let's keep it here today.